UAT हिंदी अध्याय 791 सेक्ट _2 गु चांगहुई ने अपनी भौहें सिकोड़ी क्यों। शांगुआनयी ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी तक इसका पता नहीं लगा पाया हूं। गु चांगहुआई की निगाहें थोड़ी ठंडी हो गईं और उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन अपने दिल में वह जानता था कि शायद यह इतना आसान नहीं था। उन्हें हमेशा से लगता था कि रेस्तरां में हुई उन दर्जन भर तस्करों की मौत में कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वह बच्चा मोहुआ जिससे वह एक बार मिला था, भले ही वह मासूम दिखता था, उसकी आंखें बेहद गहरी थीं। ... वह मासूम भी था और थोड़ा सा डरावना भी। किसी भी किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं करना चाहिए, चाहे वह बच्चा ही क्यों न हो। गु चांगहुई को संदेह था और कुछ सावधानी भी। फिर भी चूंकि उसे यह चचेरी बहन हमेशा अप्रिय लगती थी, इसलिए उसने ये विचार अपने तक ही सीमित रखे और उन्हें व्यक्त नहीं किया। अल्पविराम। अगले दिनों में वेनरेन वान ने मोहुआ के लिए स्कूल में जगह सुरक्षित करने में खुद को व्यस्त कर लिया, जिसमें शांगुआनयी ने भी मदद की। दोनों ने न केवल कुलीन कुलों के भीतर अनेक तार खींचे, बल्कि बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन भी डाले और महत्वपूर्ण उपकार किए। इन कार्यों से शांगुआन परिवार और वेनरेन परिवार दोनों में कुछ असंतोष पैदा हो गया। वेनरेन परिवार के लिए वेनरेन वान एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। विवाहित बेटी बहते पानी के समान होती है। फिर भी अब न सिर्फ वह ज्यादा मदद नहीं कर रही थी, बल्कि अपने ही परिवार के मेमने की खाल उधेड़ रही थी। इसे सही ठहराना वाकई मुश्किल था, और शांगुआन परिवार के लिए एक अज्ञात छोटे साधक की मदद करना एक अपमान की बात थी, जिससे कई लोगों के हित प्रभावित हुए। शांगुआन परिवार के अपने वंश के कई शिष्यों के पास 8 महान द्वारों तक प्रवेश करने का स्थान नहीं था, और अब अचानक उन्हें एक बाहरी व्यक्ति को यह उपहार देना पड़ा। वे निस्संदेह इससे नाखुश थे। प्रत्येक कुलीन कुल में प्रवेश का कोटा कुल की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा होता है, जिसमें कुछ हित भी शामिल होते हैं। यदि प्रवेश करने वाला व्यक्ति परेशानी पैदा करता है या कुछ भी नहीं करता है, तो ये शांगुआन परिवार पर बुरा प्रभाव डालता है। बेशक अगर वह कुछ हासिल करता है, तो इससे उसकी सिफारिश करने वाले शांगुआन परिवार को भी कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन ये कियान राज्य है। 8 महान द्वारों में प्रवेश करने के बाद, जहां विलक्षण प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, एक औसत बाहरी व्यक्ति क्या हासिल कर सकता है। उन्हें एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि वह ऐसा कर सकता है। इसलिए शांगुआन परिवार के कई बुजुर्गों ने परिवार के मुखिया शांगचे के समक्ष शांगुआनयी के कार्यों की आलोचना की। शांगचे ने सार्वजनिक रूप से शांगुआनयी को फटकार लगाने के लिए बुलाया। वानर ने इस मामले को बहुत ही अत्यधिक गंभीरता से लिया है। चूंकि वह शांगुआन परिवार में शामिल हो गई हैं, इसलिए उन्हें शांगुआन परिवार के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको अपने कार्यों में व्यापक तस्वीर को समझना चाहिए और उसे आपको कुछ अनुचित कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करने देना चाहिए। शांगुआनयी ने बहस नहीं की, बल्कि अपना सिर झुकाकर गलती स्वीकार कर ली, सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और कहा, मेरा बच्चा अगली बार जरूर ध्यान देगा। गलती स्वीकार की जा सकती है, लेकिन उनका बदलने का कोई इरादा नहीं था। अगली बार जरूर का मतलब था कि वह इस मामले को अंत तक जारी रखेगा, और अगली बार वह अधिक सावधान रहेगा। शांगचे ने आह भरी। उसका बेटा कुशाग्र बुद्धि का था और वाक्पटु था। वह ठीक कर रहा था। चूंकि उन्होंने ये काम पहले ही शुरू कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इसे अंत तक जारी रखना था। दबाव के आगे झुकने और अपना रास्ता बदलने से व्यक्ति कमजोर और अनिर्णायक दिखाई देगा। वे बस एक छोटे किसान को एक मौका दे रहे थे। मौका देना या न देना कोई बड़ी गलती नहीं मानी जा सकती थी, लेकिन वह बहुत भावुक था, और अंततः पिता होने के नाते इस गंदगी को साफ करना उन पर ही निर्भर था। शांगचे ने हाथ हिलाकर कहा, आप जा सकते हैं। शांगुआनयी ने झुककर विदा ली। हालांकि शांगचे ने भौहें चढ़ाईं। इस मामले के कारण उन्हें अभी भी पूर्वजों से माफी मांगनी पड़ी। पूर्वज अपनी अत्यधिक साधना के कारण निष्क्रिय पड़े रहे और उभरकर सामने नहीं आए। वे शांगुआन परिवार के सच्चे स्वामी थे। उन्होंने पर्दे के पीछे रणनीति बनाए, शांगुआन परिवार के स्वर्गीय रहस्य और महान कारणता की गणना की। शांगुआन परिवार, या यूं कहें कि कियान राज्य के सभी कुलीन कुलों, जिन्हें विशाल संस्थाएं माना जाता था, का भाग्य इन पूर्वजों के हाथों में था। किसी भी परिस्थिति में उसे पूर्वजों को अपमानित नहीं करना चाहिए। शांगचे ने गहरी सांस ली और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन वास्तव में पूर्वज क्या साजिश रच रहे थे, और आखिरकार शांगुआन परिवार का भाग्य क्या था? यद्यपि उसकी अपनी साधना कमजोर नहीं थी,
फिर भी वह गणना नहीं कर सकता था, स्वर्गीय रहस्य को नहीं समझता था, इसलिए वह इन मामलों के बारे में कुछ नहीं जानता था। शांग चे ने आकाश की ओर देखा और रहस्यमय स्वर्गीय दाव को देखा, वह भी अपनी अभिव्यक्ति की तरह ही उलझन में था। एक क्षण बाद उसने मन ही मन आह भरी, आखिर स्वर्गीय रहस्य क्या है? मैं इसकी गणना क्यों नहीं कर सकता? यदि कोई दिव्य रहस्य को नहीं समझता या कारण कार्य संबंध की गणना नहीं करता, तो चाहे उसकी साधना कितनी भी उन्नत क्यों न हो, वह दूसरों, पूर्वजों, उन पुराने राक्षसों और यहाँ तक कि स्वयं दिव्यताओं के हाथों में खिलौने मात्र है। शांग चे की भौहें और अधिक सिकुड़ गईं। अल्पविराम। शांग गुआनयी को फटकार लगाई गई, लेकिन संप्रदाय में शामिल होने का मामला अब खुले में आ गया था। चूंकि यह काम पहले ही शुरू हो चुका था, इसलिए डूबे हुए खर्च का मतलब था कि इसे बीच में ही रोकना संभव नहीं था। शांगगुआन परिवार की अन्य शाखाएं केवल शांगगुआनयी को फटकार लगाना चाहती थी, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वह वास्तव में क्या कर रहा था। इसलिए शांगगुआनयी ने जल्दी से अपने संबंधों का फायदा उठाना शुरू कर दिया और वैनरेन वान के साथ मिलकर मोहुआ के लिए प्रवेश स्थान सुरक्षित करने के लिए वैध तरीके से प्रयास करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वैनरेन वान ने मोहुआ को ढूंढ निकाला और उसके सामने 3 स्वर्ण मुद्रित निमंत्रण कार्ड रख दिए। उनके नाम 3 संप्रदायों के थे, ताए आ संप्रदाय, अशिंग शून्य संप्रदाय और ताइक्सु गेट। मोहुआ आश्चर्यचकित था, आंटी वान, ये संप्रदायों में शामिल होने के निमंत्रण हैं। देख लो और तय करो कि तुम किस संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो, मैं तुम्हारी ओर से निमंत्रण प्रस्तुत करूंगा। ये तीनों संप्रदाय 8 महान द्वारों में से हैं। हालांकि इनकी तुलना 4 महान संप्रदायों से नहीं की जा सकती, फिर भी ये काफी अच्छे हैं। वैनरेन वान ने सहजता से बात की, लेकिन उसकी आंखों में गर्व की हल्की सी भावना छिपी नहीं थी। मोहुआ ने आश्चर्यचकित होकर अपना मुंह खोल दिया। 8 महान द्वार में से चुनने के लिए। कुछ देर रुकने के बाद वह फुसफुसाया, आंटी वान, ये बहुत कीमती होंगे, है ना? बस औसत, ज्यादा मूल्यवान नहीं। वैनरेन वान ने लापरवाही से कहा, ऐसा लग रहा था कि वह मोहुआ पर चिंता का बोझ नहीं डालना चाहती थी। हुआ का दिल द्रवित हो गया। कियान राज्य में आने के बाद से चाची वान उसके प्रति सबसे दयालु थी, हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने यूएर को बचाया था, लेकिन कृतज्ञता में उसने जो प्रयास किया वह असाधारण रूप से सराहनीय था। आंटी वान, मोहुआ की अभिव्यक्ति जटिल थी। इसे दिल पर मत लो, वैनरेन वान ने कहा, यही तुम लायक हो। लेकिन वैनरेन वान ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने आपके लिए इन्हें लाने में बहुत परेशानी उठाई है, यह मत कहिए कि आप इन्हें नहीं चाहते हैं। उसकी निगाहें सच्ची और गंभीर थीं और उसके लहजे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मोहुआ ने परिचय के कई पत्रों को देखकर अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की और चुपचाप विचार किया। वह वास्तव में एक संप्रदाय में शामिल होना चाहता था। हालांकि खुद पर भरोसा करते हुए, दूसरों के लिए चित्रकारी करते हुए, आत्मा पत्थर कमाते हुए, वह कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री में काम चला सकता था और फिर अवसर की तलाश कर सकता था। लेकिन इससे बहुत समय बर्बाद होगा और जरूरी नहीं कि उसे कोई अवसर भी मिले। यदि यह काम बहुत लंबा खींच गया तो उसकी अपनी खेती में भी देरी हो जाएगी। गठन कौशल में प्रगति भी धीमी हो जाएगी। उसे नहीं पता था कि वह अपने मालिक को कब बचा पाएगा। मोहुआ ने वैनरेन वान की ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता के भाव देखे। स्पष्ट रूप से उसने इस बारे में बहुत सोचा था, यह वास्तव में उसके अपने भले के लिए था। मोहुआ को राहत महसूस हुई, उसने सिर हिलाया और निर्णय लिया कि वह अधिक विनम्र नहीं होगी। यहाँ तक कि नायकों को भी कठिन समय का सामना करना पड़ता है, फिर तो उस जैसे बच्चे को भी मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। जब आवश्यक न हो तो कठोर रुख अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब दूसरे लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उनकी दयालुता को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना ही सही रास्ता है। यदि भविष्य में अवसर मिला तो वह इस दयालुता का बदला चुकाएगा। धन्यवाद, आंटी वान, मोहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने दिल में इस दयालुता को चुपचाप नोट करते हुए। वैनरेन वान ने भी राहत की सांस ली, फिर खुश होकर कहा, जल्दी करो और चुनो। तुम्हें कौन सा पसंद है? क्या मैं सचमुच चुन सकता हूँ? हाँ। मोहुआ ने परिचय के तीनों पत्रों को देखा, फिर संदेह के भाव से बोला, ताए आ चोनगक ताइक्सु, ये 3 नाम, ये कुछ हद तक समान क्यों लगते हैं? वे एक ही वंश से आते हैं। वैनरेन वान ने समझाया, इन 3 संप्रदायों के कुछ पैतृक मूल हैं, ये कहना कि वे एक ही गठबंधन के हैं कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
लेकिन तब से समय बदल गया है, अब वे पूरी तरह से 3 स्वतंत्र संप्रदाय हैं, नाम बस कुछ हद तक समान है। वेनरेन वान ने आगे कहा, इन तीनों संप्रदायों के वेनरेन परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं, और शांगगुआन परिवार के साथ भी इनका कुछ संबंध है, हालांकि बहुत गहरा नहीं। अब मैंने वेनरेन और शांगगुआन दोनों परिवारों से अनुग्रह प्राप्त किया है, इसलिए मैं इन 3 परिचय पत्रों का आदान प्रदान करने में कामयाब रहा, लेकिन आप केवल एक ही चुन सकते हैं। ठीक है, मो हुआ ने सिर हिलाया। उन्होंने तीनों संप्रदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भौहें चढ़ाईं। ये तीनों संप्रदाय उनकी अपेक्षाओं से पूरी तरह बाहर थे। ताया, चोंगक्सु, ताइक्सु। इससे पहले उसने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, यहाँ तक कि जब वह स्थिति की जांच करने के लिए बायोडेटा भेज रहा था, तब भी उसने वास्तव में इनकी परवाह नहीं की थी। उसे हमेशा यही लगता था कि ये नाम उसके लिए किसी तरह से सही नहीं है। किसी संप्रदाय में शामिल होना एक बड़ी बात है, ध्यान से चुनाव करें। वेनरेन वान का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। उसने इस पर विचार किया और फिर भी उसे लगा कि चीजों को स्पष्ट करना आवश्यक है। इन तीनों संप्रदायों का वेनरेन परिवार के साथ काफी गहरा संबंध है। सामान्यतः मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन वेनरेन वान मो हुआ के करीब झुके और फुसफुसाए, हालांकि सभी 8 महान द्वारों में से हैं, फिर भी उच्च और निम्न के भेद हैं। इन 3 संप्रदायों में से सबसे अच्छा ताइया संप्रदाय है, जो 8 महान द्वारों में सबसे ऊपर है। अगला है चुंगसु संप्रदाय, केवल मध्य के आसपास। ताइक्सु गेट कुछ हद तक निम्न है, इसे सबसे निचला माना जाता है। उनकी विरासत और वंश एक ही मूल और धारा से होने के कारण विभिन्न शाखाओं के कारण बहुत भिन्न नहीं है। बस पिछले कुछ वर्षों में संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा सिखाए गए शिष्यों के बीच अंतर कुछ हद तक बढ़ गया है। बेशक संप्रदाय की स्थिति और साधना संसाधनों में भी अंतर है। वेनरेन वान ने मो हुआ को एक बार फिर विस्तार से समझाया, फिर कहा, इस पर ध्यान से सोचो। मो हुआ ने तीनों संप्रदायों को देखा, गहराई से सोचा और लंबे विचार विमर्श के बाद उसने निर्णय लिया। आंटी वान, मैं ताइक्सु गेट चुनूंगी। वेनरेन वान आश्चर्यचकित रह गया, आपने ताइक्सु गेट क्यों चुना? मो हुआ के अपने विचार थे। ताया संप्रदाय और अशिंग वार्ड संप्रदाय ऊपरी मध्य श्रेणी के थे, जिसका अर्थ ये भी था कि उनके संप्रदाय की दहलीज ऊंची थी और प्रवेश शुल्क भी ज्यादा था। आंटी वान की तरफ से मिलने वाला अनुग्रह और भी ज्यादा होगा, इसलिए कम प्रमुख ताइक्सु गेट को चुनना बेहतर होगा। इसके अलावा मो हुआ स्वर्ग के गर्वित पुत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। वह बस लगन से साधना करना चाहते थे और चुपचाप फॉर्मेशन पेंटिंग सीखना चाहते थे। 8 महान द्वारों में से एक के रूप में ताइक्सु द्वार के पास अपने उपयोग के लिए पर्याप्त विरासत और ताओ साधना संसाधन थे। बेशक इसका एक और कारण भी था। मो हुआ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, ताइक्सु गेट अच्छा लगता है। स्वर्गीय दाओ की चरम सीमा तक प्रयास करते हुए, ताइक्सु में विचरण करते हुए। ताइक्सु गेट। वेनरेन वान चौंक गई, उसके विचार क्षण भर के लिए उलझ गए और वह खुद को सोचने से नहीं रोक सकी। ये बच्चा मो हुआ सचमुच कुछ हद तक सोचता है, आम लोगों से अलग। क्या तुमने सचमुच अपना मन बना लिया है? हाँ, मो हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। वेनरेन वान ने चतुराई से कहा, ताइया संप्रदाय और अशिंग वार्ड संप्रदाय कुछ हद तक बेहतर होंगे, उनकी संप्रदाय शक्ति भी अधिक मजबूत है। मो हुआ ने छोटे चेहरे के साथ दृढ़ता से कहा, एक संप्रदाय की ताकत केवल अस्थायी है, लेकिन चाहे आप शांत हो या नहीं, ये जीवन भर के लिए है। वेनरेन वान ने अपना मुंह खोला, उसके पास शब्द नहीं थे। आखिरकार वह बस आह भरकर कह सकी, ठीक है तो। ओह ठीक है, वेनरेन वान ने आगे कहा, क्या आपके पास कोई विशेषता है? तो मैं इसे निमंत्रण पत्र में लिख सकता हूं, यह मुझे एक बहाना भी देगा, नहीं, दूसरों को आपकी सिफारिश करने का एक कारण भी। मो हुआ ने कहा, मैं फॉर्मेशन में काफी अच्छा हूं। फॉर्मेशन। वेनरेन वान एक पल के लिए हिचकिचाई, खुलकर बोलने में बहुत शर्मिंदा थी। उसने चतुराई से कहा, कुछ और। उसने महसूस किया कि लिटिल इमोर्टल सिटी से आने वाली मो हुआ को इस बारे में बहुत स्पष्टता नहीं होगी। कियान राज्य उत्कृष्ट कृषि की भूमि थी, गठन व्यापक और गहन था। कियान राज्य जैसी जगह में फॉर्मेशन में अच्छा होने का दावा करने के लिए उपहास का पात्र बनना बहुत आसान था। मो हुआ ने कहा, मेरी फॉर्मेशन स्किल्स वास्तव में खराब नहीं है। उन्होंने प्रथम श्रेणी की हेवन शूरिन निकाली और वेनरेन वान को दिखाए। यद्यपि वह द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं को चित्रित करना जानता था, फिर भी उसे अभी तक आधिकारिक मूल्यांकन नहीं मिला था और उसे द्वितीय श्रेणी का प्रारंभिक चरण संरचना मास्टर नहीं माना गया था, इसलिए वह बहुत अधिक शेखी नहीं बघारना चाहता था।
एक व्यक्ति के रूप में विनम्र रहना अभी भी बेहतर है। आप वास्तव में प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर हैं। वेनरेन वान कुछ आश्चर्यचकित था। यहाँ तक कि कियान राज्य में भी मोहुआ जैसे युवा व्यक्ति का प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बनना दुर्लभ था, यहाँ तक कि कुलीन परिवारों की संतानों में भी। यद्यपि टोंडक्सियन शहर एक छोटा अमर शहर है, तथापि इसका मूल्यांकन अधिक उदार था और संरचना स्तर कुछ हद तक पिछड़ा हुआ था। कियान राज्य के प्रथम ग्रेड की तुलना में उनका प्रथम ग्रेड भले ही बिल्कुल अलग हो, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी उपलब्धि थी। कम से कम ये कहना कि वह फॉर्मेशन में अच्छा था मुश्किल से ही संभव था। कम से कम सतही तौर पर एक विशेषता का होना भी स्वीकार्य था। वेनरेन वान ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। इस प्रकार मामला तय हो गया और इसलिए मोहुआ ने ताइक्सू गेट की ओर जाने की योजना बनाई। हालांकि ताइक्सू गेट को चुनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण अभी भी था जो उसने वेनरेन वान को नहीं बताया था। टैक्सू में घूम रहा हूं। जैसे ही उसने ताइक्सू गेट शब्द देखा, उसकी दिव्य इंद्रिय जागृत हो गई। चुपचाप गणना करने के बाद उसे अंधेरे में अस्पष्ट कारण और प्रभाव का एक निशान दिखाई दिया। कारण और प्रभाव का ये संबंध यद्यपि समझना कठिन था, परंतु पिछली गणनाओं की तुलना में यह अधिक स्पष्ट था। कारण और प्रभाव के भीतर उजाड़ पहाड़ पर खंडहर मंदिर में भगवान पीले पर्वत की छवि, जो अपने दुर्भावनापूर्ण विचारों के लिए मारे गए थे, मोहुआ के दिमाग में फिर से उभर आए। केवल कुछ क्षणभंगुर छवियां, लेकिन पीले पर्वत के स्वामी मोहुआ का सामना अलग था। इसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी, शरीर विशाल था, आंखें रक्त से सनी हुई थीं, असीम क्रूरता थी और इसके चारों ओर बुरे विचार घूम रहे थे। इसके साथ ही तलवार क्यूई के साथ एक नाम उभर रहा था जो स्वर्ग तक पहुंच रहा था, बर्फीले हत्या के इरादे से भरा हुआ। ताइक्सू डिवाइन थॉट स्वॉर्ड ट्रू ज्यू। ताइक्सू डिवाइन थॉट इन स्वॉर्ड ट्रू ज्यू। मोहुआ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। इस समय वह केवल ये बहुत लंबा और प्रभावशाली नाम ही जानता था, लेकिन इसके अलावा वह पूरी तरह से अंधेरे में था। ये किस प्रकार की तलवारबाजी थी? क्या ये शारीरिक साधना तलवारबाजी का एक रूप था? ... क्या ये तलवार की तकनीक थी जिसे चरम सीमा तक विकसित किया गया, तलवार क्यूई से हत्या की गई? या यह विशुद्ध रूप से दिव्य विचार तलवार तकनीक थी? मोहुआ ने आह भरी। यद्यपि उन्होंने कारण और प्रभाव की थोड़ी गणना की थी, लेकिन सुराग बहुत कम थे, उनकी दिव्य अनुभूति सीमित थी और उनकी गणना पद्धति अपर्याप्त थी, इसलिए वे सब कुछ समझने के लिए कुछ गणनाएं नहीं कर सकते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि इस तलवार तकनीक की उत्पत्ति और जटिलताओं के बारे में जानने के लिए उसे ताइक्सू गेट में शामिल होना होगा। क्या ये सचमुच अपने नाम के अनुरूप रह सकता है, दिव्य विचार को तलवार क्यूई में परिवर्तित कर सकता है, ताइक्सू में घूम सकता है और बुरी आत्माओं का वध कर सकता है? ये बात उसे निश्चित रूप से स्पष्ट करने की जरूरत थी। मोहुआ ने खुद को सिर हिलाया। साधारण तलवारबाजी को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन ये तलवार में ईश्वरीय विचार हो सकता है। चूंकि वह दिव्य भावना के साथ अपनी नींव स्थापित कर रहा था और ताओ को सिद्ध करने वाली दिव्य भावना के मार्ग पर था, इसलिए तलवार के रूप में दिव्य विचार को न सीखना वास्तव में लापरवाही होगी। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि केवल तलवारबाजी सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं थी। तलवार नियंत्रण वास्तव में बहुत अच्छा था। यदि वह वास्तव में इसे सीख पाता, तो वह ऐसे व्यवहार करता जैसे उसने पहले कभी कुछ कहा ही न हो। तलवार नियंत्रण, आह! मोहुआ को तब बॉस जियांग की याद आई, जिसने अपने सुनहरे शरीर और संघनित तलवार क्यूई को चार्ज किया था, जो एक चमकदार तमाशा था। हालांकि अंत में उसने मूर्ख की तरह फूस की झोपड़ी को काट डाला, लेकिन उसने जो शानदार तलवार की रोशनी पैदा की, उसने मोहुआ को सचमुच ईर्ष्यालु बना दिया। यह उसके छोटे से आग के गोले से कहीं अधिक प्रभावशाली था और अत्यंत शक्तिशाली भी। वह इसे सीखना चाहता था। मोहुआ की आंखें चमक उठीं। हालांकि अगर वास्तव में ऐसी कोई दुर्जेय तलवार तकनीक थी, तो ये कम से कम संप्रदाय द्वारा संरक्षित एक मंत्र बिंदु होगा, और ताइक्सू गेट उसे सिखाने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। मोहुआ एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर शांत हो गया। पहाड़ के चारों ओर हमेशा एक रास्ता होता है। उदाहरण के लिए उसके चाचा को ही ले लीजिए, उसने उसे सिखाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी उसने चुरा लिया था। नहीं, सही मायने में स्वर्गीय रहस्य ट्री की गणना सीख ली थी। ताइक्सू गेट का संप्रदाय नेता संभवतः अपने चाचा से अधिक कंजूस नहीं हो सकता, है ना? मोहुआ का दिमाग अचानक बदल गया, उसकी गणनाएं तय हो गईं। इसके बाद उसे बस ताइक्सू गेट में प्रवेश करना था।
एक बार ताइक्सू गेट के अंदर, वह ताइक्सू दिव्य विचार से तलवार तक सच्चा जू सीखने का एक तरीका खोज सकता था। भले ही अंततः वह इसे न सीख पाए, फिर भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपनी कमियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ताव साधना, निर्माण ज्ञान और अन्य ताव साधना ज्ञान सीखना भी एक अच्छा विकल्प था। तथापि मो हुआ ने एक और बात याद करते हुए फिर से अपनी भौहें सिकोड़ ली। भगवान पीला पर्वत। अपनी स्वर्गीय गुप्त गणना में क्षणिक झलकियों के बीच उन्होंने भगवान पीले पर्वत की एक और अपरिचित आकृति देखी। लाल आंखें, तीखे पंजे, विशाल शरीर, भयंकर और राक्षसी। इसकी आभा असाधारण रूप से गहन और अत्यंत शक्तिशाली थी। ये निश्चित रूप से कोई मात्र द्वितीय श्रेणी का पर्वतीय देवता नहीं था, यहाँ तक कि कोई मंत्रमुग्ध द्वितीय श्रेणी का दुष्ट देवता भी नहीं था जो ऐसा आचरण रख सकता था। वहाँ एक समस्या थी। हे प्रभु येलो माउंटेन, इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। मोह हुआ की भावपूर्ण आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये पीली त्वचा निश्चित रूप से झूठ बोल रही है, जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण बातें छिपा रही है। यद्यपि अब यह अपनी कमजोर ताकत के कारण दुर्भाग्य से नीचे गिर चुका है, फिर भी ये पहले भी उछाल भर चुका होगा। और यह सचमुच एक बड़ी बात लग रही थी, निश्चित रूप से बहुत भव्य। सफेद वस्त्रधारी तलवार साधक जिसने एक बार इसे मारा था, वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा जितना कि ये दावा करता है। तलवार में ये दिव्य विचार निश्चित रूप से असाधारण था। ऐसा लग रहा था कि कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए उसे उस टूटे हुए पर्वत देवता को फिर से ढूंढना होगा। मुझे धोखा देने की हिम्मत। मो हुआ ने ठंडी सांस ली, उसकी निगाह में खतरे का निशान था। अल्पविराम। एक बंजर पहाड़ पर एक दूरस्थ और जीर्ण मंदिर में टेढ़े मेढ़े फल खाते हुए, साधारण प्रसाद का आनंद लेते हुए, मंदिर की टूटी हुई छत से रिसती हुई तेज धूप का आनंद लेते हुए, लॉर्ड येलो माउंटेन का लंबा चेहरा फुर्सत का प्रतीक था। अचानक एक ठंड सी छा गई। भगवान येलो माउंटेन अनायास ही कांप उठे। गर्म धूप से तुरंत ही कुछ डिग्री ठंड महसूस हुई। कौन सी बुरी चीज मुझ पर नजर रखे हुए है? लॉर्ड येलो माउंटेन का चेहरा बदल गया। भौहें चढ़ाते हुए उन्होंने गहन विचार में अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे इसका हल नहीं निकाल पाए। वर्षों तक वह कम ही दिखाई देता रहा, थोड़ी सी भी झड़प होने पर पीछे हट जाता, जिससे भी मिलता सिर हिला देता, झुककर अभिवादन करता, कभी कभी अपराध स्वीकार कर लेता और पीड़ित की भूमिका निभाता। उसने किसी भी बड़े साधक या जंगली भूत दुष्ट देवता को नाराज नहीं किया था। जीवन गरीब था लेकिन शांतिपूर्ण था। लॉर्ड येलो माउंटेन ने बहुत सोचा, लेकिन वह अभी भी कुछ हद तक हैरान था। अचानक एक मासूम लेकिन उग्र छोटे चेहरे की छवि उसके दिमाग में घूम गई। लॉर्ड येलो माउंटेन शर्म से मुस्कुराते हुए जम गए। बिल्कुल नहीं, वह छोटा बदमाश। भगवान पीले पर्वत को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई और उनके मुंह में फल ने अपनी मिठास खो दी। अल्पविराम। मो हुआ ने स्पष्ट उत्तर के लिए लॉर्ड येलो माउंटेन से संपर्क करने का इरादा किया था, लेकिन फिलहाल उसके पास समय नहीं था। इसके अलावा, ये देखते हुए कि लॉर्ड येलो माउंटेन कभी इतने महान रहे थे, उनके पास निश्चित रूप से जबरदस्त तरीके होंगे, शायद कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र भी होगा। उनके पास जाने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और पूरी तैयारी की आवश्यकता होगी। इस समय मुख्य प्राथमिकता संप्रदाय में शामिल होना था। लॉर्ड येलो माउंटेन से निपटने के लिए बाद में इंतजार करना पड़ सकता है जब वह मुक्त हो जाए। आखिरकार पर्वत देवता भाग सकते हैं, लेकिन मंदिर नहीं। यदि मंदिर नहीं भागेगा तो वह भी नहीं बच सकेगा। अल्पविराम। वेनरेन वान ने ताइक्सू गेट को निमंत्रण भेजा। इसमें मो हुआ की उत्पत्ति के साथ साथ फॉर्मेशन में महारत हासिल करने में उनकी विशेषज्ञता भी शामिल थी। चूंकि सभी रिश्तेदार अच्छी तरह से प्रबंधित थे, इसलिए ये केवल एक औपचारिकता थी। जिस बुजुर्ग ने इसे संभाला, उसने इस पर संप्रदाय की मुहर लगा दी, जो उसकी सहमति का संकेत था। अंत में उत्पत्ति का यह अभिलेख ताइक्सू गेट के संप्रदाय नेता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संप्रदाय के नेता के पास स्वयं वीटो शक्ति थी। बेशक ऐसे मामलों में वह आमतौर पर इसे अनदेखा मानकर आंखें मूंद लेता था। जब तक पूर्ण विरोध, परस्पर विरोधी हित और तीखे विवाद न हो, तब तक वह बुजुर्गों और कुलीन कुलों का खंडन करके और आवेदन को अस्वीकार करके सार्वजनिक क्रोध को भड़काने नहीं देंगे। आखिरकार ये तो बस एक स्थान था। भले ही वह असंतुष्ट था, लेकिन ताइक्सू गेट की गरिमा को प्रभावित करने वाले ऐसे तुच्छ मामले पर बड़ों से झगड़ा करना आवश्यक नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर वह सचमुच असंतुष्ट था। ताइक्सू गेट का मुखिया 300 साल से भी ज्यादा उम्र का, अधेड़ उम्र का लग रहा था, घने गहरे काले बालों वाला।
वह जीवन को पोषित करने पर जोर देता था, उसकी भौहें और आंखें शांत थीं, और उसके चेहरे पर आलस्य का भाव झलक रहा था। वह कुछ परेशान और कुछ असहाय महसूस कर रहा था। भले ही मित्रता के रिश्ते हों, लेकिन हर मामले में कुलीन कुलों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक संप्रदाय को अपनी रीढ़ स्वयं बनाए रखनी चाहिए। हालांकि इतना कहने के बाद भी उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रिज्यूमे खोला, लेकिन एक नज़र डालने के बाद ही वह थोड़ा चौंक गया। ताइक्सू संप्रदाय के नेता ने उस बुजुर्ग की ओर देखा जिसने बायोडेटा सौंपा था। क्या आपको यकीन है कि कोई गलती नहीं है? ये बुजुर्ग लंबे और दुबले पतले कद का था, उसी वंश का एक और संप्रदाय का सदस्य। 300 साल पहले दोनों ताइक्सू गेट के शिष्य थे। दरअसल ये बुजुर्ग उसका छोटा भाई था। वे दोनों बाहरी द्वार से भीतरी द्वार में प्रवेश कर गए थे। अब वह संप्रदाय के नेता के रूप में अध्यक्षता करते थे, जबकि उनके कनिष्ठ भाई एक एल्डर बन गए थे, जिन्हें ताइक्सू गेट में सबसे भरोसेमंद एल्डरों में से एक माना जाता था। बुजुर्ग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं ऐसी बात का मजाक कैसे बना सकता हूं? ताइक्सू संप्रदाय के नेता ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें ये काफी उलझन भरा लगा। शांगगुआन और वेनरेन परिवारों की इस बात का क्या मतलब है? दो महान कुलीन कुल एक ढीले साधक की सिफारिश कर रहे हैं। वाकई बहुत अजीब है। अफवाहों के अनुसार इसमें कुछ एहसान शामिल हैं, एल्डर ने कहा। किस तरह का उपकार? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, मुझे ये कैसे पता? एक पल सोचने के बाद ताइक्सू संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया। कृतज्ञतापूर्वक किसी उपकार को स्वीकार करने से एक अच्छा कर्म बंधन बनता है, तो फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्या तुम इसे मुद्दा नहीं बनाओगे? बुजुर्ग ने पूछा। ये तो प्रथा बन गई थी। तथाकथित मुद्दा बनाना का अर्थ था असंतोष व्यक्त करने के लिए मामले को कुछ समय के लिए अलग रखना और फिर अपने संप्रदाय के बुजुर्गों से कुछ मामलों के लिए समर्थन जुटाना। कुछ मामले जिन्हें संप्रदाय के नेता आगे बढ़ाना चाहते थे, जो आमतौर पर कठिनाइयों से भरे होते थे और विभिन्न पक्षों द्वारा बाधित होते थे, अब संप्रदाय के नेता को एहसान का आदान प्रदान करने और बुजुर्गों से अधिक समर्थन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते थे। तब उनकी पहल अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी, या फिर वह शांगगुआन या वेनरेन परिवार से कोई और अनुग्रह प्राप्त कर सकता था, या शायद शिष्य के दीक्षा शुल्क में कुछ और जोड़ दें। क्योंकि असाधारण प्रवेश मूलतः हितों का आदान प्रदान था। जहां लोग होते हैं वहां हित उलझ जाते हैं, इसलिए ये प्रथाएं अपरिहार्य थीं। अन्य संप्रदायों की तुलना में ताइक्सू गेट के भीतर आंतरिक संघर्ष काफी कम था। ताइक्सू संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं है। उसने हल्की सी आह भरते हुए फिर से बायोडेटा पलटा। इन कुलीन कुलों के लिए ये दुर्लभ है कि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग निजी लाभ के लिए न करें, बल्कि कृतज्ञता का ऋण चुकाएं। यह अपने आप में काफी सराहनीय है। और यह बच्चा आखिरकार एक ढीला साधक है। ढीला साधक होना आसान नहीं है। दीक्षा शुल्क जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा दूसरे शिष्यों के साथ करते हैं। जो उन पर लागू होता है वही उस पर भी लागू होता है। बड़े ने सिर हिलाया, ठीक है। जैसे ही ताइक्सू संप्रदाय का नेता दस्तावेजों को पलट रहा था, उसकी नजर अचानक विशेष कौशल वाले भाग पर पड़ी जहां प्रशिक्षणों में प्रतिभाशाली लिखा था। वह चौंक गया और उसे शब्द नहीं सूझ रहे थे। काफी देर बाद आखिरकार वह चिल्लाया, ये सचमुच युवाओं की निडरता प्रशंसा के योग्य है। एक ढीले कल्टीवेटर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि शांगगुआन परिवार, वेनरेन परिवार के असली उत्तराधिकारियों और यहाँ तक कि ताइक्सू गेट के सभी प्रत्यक्ष शिष्यों में से भी बहुत कम लोगों ने ये दावा करने का साहस किया कि वे प्रशिक्षणों में प्रतिभाशाली हैं। थोड़ा हंसते हुए बुजुर्ग ने कहा, बच्चा भोलेपन से निडर है। यह आलोचना करने लायक बात नहीं है। एक बार जब वह हमारे साथ जुड़ जाएगा तो उसे एहसास होगा कि संरचनाओं का रास्ता इतना आसान नहीं है। ताइक्सू संप्रदाय के नेता ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर कहा, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। उसे 3 दिन में दीक्षा के लिए बुलाओ। उसने बायोडेटा पर एक आखिरी नजर डाली। इसका नाम मुहुआ रखा गया। मुहुआ। ताइक्सू संप्रदाय के नेता ने नाम बुदबुदाया और मन ही मन सिर हिलाकर उसे नोट किया। काफी सुखद नाम है। अल्पविराम। इसके बाद की दीक्षा प्रक्रिया सामान्य रूप से आगे बढ़ी। वेनरेन वान भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने मान लिया था कि ताइक्सू गेट शर्तों पर मोलभाव करेगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वह अप्रत्याशित रूप से सुचारू रूप से चला। 3 दिनों में मुहुआ ताइक्सू गेट में शामिल होने में सक्षम हो जाएगा। वेनरेन वान ने राहत की सांस ली, अंततः मामला सुलझ गया। और मुहुआ भी बहुत खुश थी।
कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद अंततः उन्हें दीक्षा दी जाने वाली थी। वेनरेन वान ने मोहुआ के लिए दीक्षा संबंधी कार्यों की व्यवस्था की, कुछ वस्तुएं खरीदी और 3 दिन बाद उसे ताइक्सू पर्वत की तलहटी में ले गए जहां ताइक्सू द्वार स्थित था। विदा होने से पहले वेनरेन वान ने एक बार फिर उन्हें संप्रदाय की सावधानियों के बारे में बताया और बताया कि प्रवेश के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ शिष्य अहंकारी और उपद्रवी होते हैं, जितना संभव हो सके उनसे बचने की कोशिश करें। अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो डरना मत। बड़ों को बताना और उन्हें शांगुआन परिवार में मुझे ढूंढने के लिए कहना। अगर तुम्हें कोई धमकाए तो लड़ाई झगड़ा मत करो, तुम छोटे हो और दूसरों को हरा नहीं सकते। बड़ों के पास जाओ और अगर उन्हें कोई परवाह नहीं तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी रक्षा करना सीखना होगा। अल्पविराम। वेनरेन वान मोहुआ की कम उम्र को लेकर चिंतित थी। उसके मासूम और दयालु स्वभाव को देखते हुए उसे डर था कि संप्रदाय में प्रवेश करने पर उसे धोखा दिया जा सकता है, बहिष्कृत किया जा सकता है, तिरस्कृत किया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, अपनी पीड़ा व्यक्त करने में असमर्थ हो सकता है या मुसीबत के समय में उसके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं मिल सकता। इसलिए उसका दिल उसके लिए दुखित हो गया। यद्यपि मोहुआ को लगा कि शायद उसे धमकाया नहीं जाएगा, फिर भी वेनरेन वान की चिंता ने उसे कृतज्ञता से भर दिया। मोहुआ ने दृढ़ता से सिर हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो आंटी वान, मैं सावधान रहूंगा और दूसरों को मुझे परेशान नहीं करने दूंगा। मोहुआ की आत्मविश्वास भरी मुद्रा देखकर, जैसे कि उसे कभी धमकाया ही न गया हो, वेनरेन वान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने मोहुआ के सिर को प्यार से छू लिया। यूएर भी मोहुआ को विदा करने आई थी। उसका छोटा सा चेहरा अनिच्छा से भरा हुआ था और वह फुसफुसा रही थी, भाई, जब आप फ्री हो तो क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? मोहुआ ने वेनरेन वान की ओर देखा। वेनरेन वान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर मोहुआ ने कहा, जब तुम्हारे पास समय हो तो मुझे ढूंढने आना। मैं तुम्हें एक भयंकर और राजसी बड़ा बाग बनाऊंगा। एर की आंखें तुरंत चमक उठी और उसने चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाते हुए कहा, महम महम महम। इसके बाद ताइक्सू गेट से एक प्रशिक्षक मोहुआ से मिलने आया। यह आपके वरिष्ठ भाई शू हैं, जो शांगुआन परिवार के शिष्य भी हैं, लेकिन वे आपसे 2 सत्र पहले इसमें शामिल हुए थे। शामिल होने के बाद अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वेनरेन वान ने मोहुआ का परिचय कराया। मोहुआ ने प्रशिक्षक की ओर देखा और देखा कि उन्होंने गहरे और सफेद धागों से बुनी हुई एक ताओवादी पोशाक पहनी हुई है, जिस पर ताइशु की आकृति बनी हुई है, जिससे उनकी शालीनता और एक दोस्ताना मुस्कान झलक रही थी, जिससे वे काफी मिलनसार लग रहे थे। मोहुआ ने मुठ्ठियां भींच ली और कहा, वरिष्ठ भाई जू ... शांगुआन जू ने भी विनम्रतापूर्वक इसका जवाब दिया। इसके बाद वेनरेन वान ने यूएर का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। यूएर जाते समय बार बार पीछे मुड़कर मोहुआ को अनिच्छा से अलविदा कह रही थी। एक बार वेनरेन वान और यूएर चले गए तो मोहुआ ने शांगुआन जू नामक प्रशिक्षक का एक के बाद एक पहाड़ पर पीछा किया। ताइक्सू पर्वत बहुत ऊंचा था और ताइक्सू गेट का द्वार पहाड़ के आधे रास्ते पर था, इसलिए पहाड़ की तलहटी से लेकर द्वार तक काफी दूरी तय करनी थी। शांगुआनशु की साधना गहरी थी और उसके कदम स्थिर थे, जबकि मोहुआ के पास उत्कृष्ट गति तकनीक थी और वह हल्के कदमों से चलता था। वे कुछ देर साथ साथ चले और मोहुआ को ये थोड़ा उबाऊ लगा, इसलिए वह शांगुआनशु से बातें करने लगा। शुरुआत में शांगुआन जू थोड़ा दूर था, लेकिन मोहुआ की मासूमियत और स्पष्ट ईमानदारी को देखकर वह भी उससे प्रभावित हो गया। इसके अलावा प्रवेश के बाद वह उसका कनिष्ठ भाई होगा। यद्यपि वे आउटर गेट से केवल एक कनिष्ठ भाई थे, फिर भी वे एक ही संप्रदाय के बंधन को साझा करते थे। इसलिए शांगुआन जू काफी खुले थे और उन्होंने सभी सवालों के विस्तृत उत्तर दिए। जब वे एक दूसरे से अधिक परिचित हो गए तो मोहुआ ने यात्रा के अंतिम भाग के बारे में लगातार बातचीत की। वरिष्ठ भाई जू, क्या संप्रदाय अपने नियमों के प्रति बहुत सख्त है? अगर मैं संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करता हूं तो क्या मुझे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा? यदि मुझे संप्रदाय से निष्कासित नहीं किया गया तो क्या मुझे बंदी बना लिया जाएगा या मुझे द्वार की रखवाली करने या फर्श साफ करने की सजा दी जाएगी? वरिष्ठ भाई जू, अगर संयोग से, गलती से, किसी संयोग से मैं गुप्त रूप से कुछ सीख जाऊं तो क्या ये संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन होगा? बेशक, मेरा गुप्त रूप से सीखने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा हूं। इसके अलावा संप्रदाय का नेता कैसा दिखता है और क्या बुजुर्गों का स्वभाव खराब है?
अल्पविराम। इन सवालों को सुनने के बाद शांगुआनजू हंसने और रोने से खुद को रोक नहीं सका, फिर भी उसने उनमें से प्रत्येक का उत्तर दिया। चिंता मत करो, ताइक्सुगेट के नियम अपेक्षाकृत इतने सख्त नहीं हैं। 4 महान संप्रदायों के विपरीत। 4 महान संप्रदायों के भीतर शिष्यों को अपने व्यवहार के हर पहलू में सख्त मानदंडों का पालन करना चाहिए, उचित अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। वे अपने दैनिक जागने और सोने के समय के लिए देर नहीं कर सकते हैं। गुरु और बड़े बुजुर्ग जो भी सिखाएं, तुम्हें सीखना ही होगा। अगर तुम ठीक से नहीं सीखोगे तो तुम्हें डांटा जाएगा या फिर संप्रदाय से अलग होने के लिए आवेदन करने को कहा जाएगा। 4 महान संप्रदायों के भी कई आकलन हैं। यदि आप परीक्षा में अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, यदि नहीं तो आपको ठंडी नजरों से देखा जाता है। साधना, निर्माण, शिल्पकला शोधन, कीमिया, रून शोधन आदि, इन सभी के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। नियम बहुत कठोर हैं। हर 10 दिन में एक छोटी परीक्षा होती है, हर महीने एक बड़ी परीक्षा होती है और परीक्षा में शिष्यों को तीसरी, छठी या 9वीं कक्षा में स्थान दिया जाता है। अतः 4 महान संप्रदायों के शिष्यों को मेहनती होना चाहिए। अल्पविराम। मुंह हुआ तब तक सुनता रहा जब तक उसके सिर में झुनझुनी नहीं होने लगी। क्या ये वास्तव में इतना अतिशयोक्तिपूर्ण है? शांगुआनजू ने सिर हिलाया। हाँ, इसीलिए उन्हें 4 महान संप्रदाय कहा जाता है। वे हर चीज में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे जिन शिष्यों का पालन पोषण करते हैं वे सचमुच असाधारण हैं। शांगुआनजू ने आह भरी। उसे कुछ प्रशंसा के साथ साथ ईर्ष्या भी महसूस हुई और फिर उसका स्वर अधिक शांत हो गया। बेशक हमारा ताइक्सुगेट बहुत अधिक उदार है। संप्रदाय में काफी विरासतें हैं और आप जो चाहें सीख सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से नहीं भी सीखते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा डांटा नहीं जाएगा। डी ग्रेड भी मिल जाए तो कोई बात नहीं। बेशक आपको शिक्षण प्रशिक्षकों या बड़ों को खुश करना चाहिए, अन्यथा यदि आप वास्तव में उन्हें नाराज करते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। मंत्र बिंदु सीखते समय। वास्तविक संप्रदाय की रक्षा करने वाले मंत्र बिंदुओं के अलावा बाहरी द्वार पर अधिकांश मंत्र बिंदुओं को भी सीखा जा सकता है, क्योंकि आखिरकार ये संप्रदाय शिक्षाओं को आगे बढ़ाने और ज्ञान प्रदान करने के बारे में है और अंदरूनी और बाहरी लोगों के बीच इतना बड़ा विभाजन नहीं है। आप इसे सीखें, यह आपका अपना कौशल है। बेशक संप्रदाय की रक्षा करने वाली परम तकनीकों को छोड़कर सामान्य दिनों में बहुत अधिक नियम नहीं होते। बस समय पर कक्षाओं में उपस्थित हो, समय पर अपना कार्य पूरा करें और बाकी समय के लिए ये काफी है। संप्रदाय बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होगा। अल्पविराम। स्वनिर्देशित और स्वायत्त होकर आप जो चाहें सीख सकते हैं और यदि आप उसमें उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर पाते तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति गड़बड़ करके काम चला सकता है। मुंह हुआ ने सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि ताइक्सुगेट पर आकर उसने सही फैसला किया था। शांगुआनजू ने आगे कहा, कुछ ही दिनों में दीक्षा समारोह में तुम संप्रदाय प्रमुख से मिलोगे। खैर, ये तो संप्रदाय प्रमुख का रूप रंग है, काफी मिलनसार है। संप्रदाय का नेता काफी सहज है और स्वास्थ्य संरक्षण पर भी ध्यान देता है। जहां तक बुजुर्गों का सवाल है, ये कहना मुश्किल है, वहां हर तरह के लोग हैं। कुछ लोगों से बात करना आसान होता है और कुछ का स्वभाव बहुत खराब होता है। आपके शिष्यों का ये समूह, मुझे सोचने दीजिए। शांगुआनजू ने सोचते हुए भौहें चढ़ाईं और फिर कहा, एक बूढ़ा एल्डर है जो प्रशिक्षण सिखाता है, बहुत वरिष्ठ जो सेवानिवृत्त नहीं हुआ है बल्कि प्रशिक्षण सिखाने के लिए संप्रदाय में ही रहता है। उसका स्वभाव अजीब है और वह बेहद सख्त है, अपनी आंखों में धूल का एक कण भी नहीं जाने देता और शिष्यों की जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। शांगुआनजू ने मोहुआ की ओर देखा और आह भरी, तुम थोड़े बदकिस्मत हो, सावधान रहो। ओह, मोहुआ ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह ये जानने को उत्सुक था कि यह बूढ़ा बुजुर्ग वास्तव में कौन था। शांगुआनजू और अधिक कहना चाहता था, लेकिन ऊपर देखने पर उसे पता चला कि जब वह मोहुआ के साथ बातचीत कर रहा था तो वे अनजाने में मध्य पर्वत पर ताइक्सुगेट के पर्वत द्वार पर पहुंच गए थे। मोहुआ ने भी ऊपर देखा तो उसे एक प्राचीन और रहस्यमयी पहाड़ी द्वार दिखाई दिया। पहाड़ी द्वार की दहलीज ऊंची नहीं थी। द्वार पर एक स्तंभ लटका हुआ था जिस पर प्राचीन और प्रभावशाली अक्षर अंकित थे जो ताओवादी अर्थों से परिपूर्ण थे। ताइक्सुगेट। ये तीनों पात्र चाकू या तलवार की तरह स्तंभ के साथ सहजता से एकीकृत थे, सीधे और स्पष्ट। हालांकि जब कोई उन्हें देखता था तो उनमें अंतर्निहित तीक्ष्ण तलवार की मंशा होती थी।
ऐसा प्रतीत होता था कि यह किसी महान तलवार साधक का काम था जो सादगी और सच्चाई की ओर लौट आया था। मो हुआ ने केवल एक बार देखा और कुछ हद तक मोहित हो गया। वह तलवारबाजी नहीं समझता था, न ही उसने तलवार क्यूई का अभ्यास किया था, लेकिन धुंध के माध्यम से उसकी दिव्य इंद्रिय एक विशाल और अलौकिक तलवार की मंशा को समझने में सक्षम थी, मानो वह ताइक्सू की विशालता में उड़ रही हो। ताइक्सू माइंड ट्रांसफॉर्मिंग स्वॉर्ड थ्रू ज्यू। मो हुआ ने मन ही मन धीरे से कहा। छोटा भाई। शांगुआन जू ने मो हुआ को अचंभित अवस्था में देखा और हैरान नजर आए। मो हुआ को होश आया और उसने पूछा, वरिष्ठ भाई जू, ये 3 पात। शांगुआन जू ने ऊपर देखा और कहा, ओह, ये 3 अक्षर ताइक्सू गेट की स्थापना के बाद से यहाँ हैं, संभवतः संप्रदाय के कुछ पुराने पूर्वजों की लिखावट, वे कई वर्षों से यहाँ हैं। उसने आसमान की तरफ देखा और मो हुआ से कहा, देर हो रही है, चलो पहले संप्रदाय में प्रवेश करते हैं। तुम अभी अभी शामिल हुए हो और बहुत सी छोटी मोटी चीजें संभालनी हैं। जरूर। मो हुआ ने शांगुआन जू के पीछे पीछे दहलीज के पार ताइक्सू गेट में सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही मो हुआ ने दहलीज पार की और पहाड़ी द्वार से गुजरा, उसने ऊपर ताइक्सू गेट के पात्रों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी आंतरिक रोशनी थोड़ी कांप रही थी, तलवार की मंशा को प्रकट कर रही थी। इसके बाद पास के बादल पर्वत द्वार के ऊपर संघनित हो गए, जो तलवार की मंशा से शुद्ध होकर शुद्ध वाष्प में बदल गए, जो धीरे धीरे ऊपर उठे और आकाश की ओर बह गए। तलवार की मंशा का ये धागा अत्यंत सघन होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म था। शुद्धिकरण के बाद वाष्प ने शुद्धतम नीली लौ का रंग धारण कर लिया, जो आसपास के कोहरे के साथ सहजता से घुल मिल गया। ताइक्सू गेट के अधिकांश शिष्यों और बुजुर्गों को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक कमरे में जहां ताइक्सू संप्रदाय के गुरु स्वास्थ्य के लिए ध्यान कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आकृति चमक उठी और वह घर से बाहर निकलकर राजसी पहाड़ों और ताइक्सू दाव प्रांगणों से होते हुए पहाड़ी द्वार की ओर बढ़ा, जहां उसने उठते हुए वाष्प को देखा। ताइक्सू संप्रदाय के गुरु लंबे समय तक स्तब्ध रहे, अविश्वास व्यक्त करते हुए। मेरे ताइक्सू गेट के पहाड़ी गेट से सचमुच नीला धुआं निकलने लगा है। ताइक्सू गेट में सब कुछ प्राचीन और भव्य था। बादल और धुंध दीप्तिमान थे, अमर उपस्थिति से भरपूर। पहाड़ पर ऊपर की ओर एक चौड़ा और लंबा जैड पत्थर का रास्ता फैला हुआ था, जो स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ी की तरह था और सीधे शिखर तक जाता था। यह मार्ग एक केंद्र के रूप में कार्य करता था, जिसके दोनों ओर अनेक कृषि संरचनाएं थीं, मंडप, छतें, मीनारें, महल और आंगन, सभी प्राचीन आकर्षण से सराबोर, धुंध भरे सफेद कोहरे में लिपटे हुए, समय बीतने के साथ संतृप्त प्रतीत होते हुए उनकी महत्ता को और बढ़ा रहे थे। जैसे ही मो हुआ उनके बीच चला, उसने महसूस किया कि वह सांसारिक धूल से शुद्ध हो गया है। उसका मन शांत हो गया और उसकी दिव्य भावना बहुत अधिक शांत हो गई। शांगुआन जू ने मो हुआ को दाहिनी ओर स्थित कई मचानों पर ले जाकर कुछ साधकों का अभिवादन किया जो संभवतः प्रशिक्षक या बुजुर्ग थे, कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और कुछ प्रक्रियाओं से गुजरे। इसके बाद मो हुआ को कई बुजुर्गों द्वारा जांच करानी पड़ी। इसमें उनकी रक्त क्यूई, मेरिडियन, साधना तकनीक, दिव्य भावना और बहुत कुछ शामिल था। इस प्रकार के निरीक्षण में बुजुर्गों द्वारा अपनी दिव्य इंद्रियों से निरीक्षण करने के स्थान पर एक चमकदार दर्पण जैसी आध्यात्मिक कलाकृति का प्रयोग किया गया। कुलीन कुलों के शिष्य अपने पारिवारिक ताओवादी कौशल और साधना तकनीकों के साथ, जो अक्सर उनके पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, स्वाभाविक रूप से दूसरों को अपने रहस्यों की जांच करने की अनुमति नहीं देते हैं, विशेष रूप से उन उच्च पहुंच वाले बुजुर्गों को। अन्यथा विरासत आसानी से लीक हो सकती है। संप्रदाय का उद्देश्य शिष्यों को शिक्षा देना और निर्देश देना है, न कि विरासत चुराना। शिष्यों की नींव की जल्दबाजी में जांच पड़ताल करने वाले वरिष्ठ जन संप्रदाय के भीतर एक बड़ा निषेध स्थापित करेंगे। कियानजू राज्य की सीमा में, जहां कुलीन वंश बहुत थे और उनकी विरासत की सख्त सुरक्षा की जाती थी, इस बात पर विशेष जोर दिया गया। इस प्रकार ऐसे निरीक्षण केवल मानकीकृत आध्यात्मिक कलाकृतियों के साथ ही किए जा सकते हैं। जांच के दौरान वे मामूली संकेत पर भी रुक गए। इसका एकमात्र उद्देश्य ये देखना था कि क्या शिष्यों में अशुद्ध रक्त क्यूई या अव्यवस्थित मेरिडियन थे, क्या उनकी तकनीकें धर्मी दाव के साथ संरेखित थीं, या क्या उनकी दिव्य इंद्रिय में कोई बुरी आत्माएं थीं। ये केवल शिष्यों को राक्षस मार्ग में भटकने या पागलपन से ग्रस्त होने से रोकने के लिए था, इससे अधिक कुछ नहीं। जब मो हुआ को चमकदार दर्पण से प्रकाशित किया गया, तो बुजुर्गों ने देखा और स्वीकृति में सिर हिलाया। एक स्वच्छतावादी हृदय, शुद्ध सांस, एक नेकदिल छोटा साधक जो ईमानदारी से दाव के प्रति समर्पित है। बात बस इतनी थी कि
उसकी योग्यता सचमुच थोड़ी कमजोर थी। इसके अलावा दर्पण में छवियां थोड़ी धुंधली थीं, मानो विचलित हो गई हों, कुछ विवरण समझ पाना कठिन था। लेकिन जब तक वह एक ईमानदार किसान था तब तक ये काफी था। संप्रदाय में शामिल होने के बाद योग्यता जैसी चीजें उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थीं और वे इसकी परवाह नहीं कर सकते थे। यही काफी होगा, एक बुजुर्ग ने कहा। मोहुआ ने राहत की सांस ली। इसके बाद मोहुआ के स्टोरेज बैग का भी निरीक्षण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि संप्रदाय में प्रवेश करने वाले शिष्य पहाड़ पर कोई अनुचित वस्तु न लेकर आए, जैसे खतरनाक रून्स, निषिद्ध गोलियां और अनियमित संरचनाएं, विशेषकर दानव पद से जुड़ी कोई भी बुरी कलाकृतियां। ताओवादी न्यायालय ने स्पष्ट कानून स्थापित किए थे जिसमें धर्मी और दानवी मार्गों के बीच एक निश्चित रेखा थी। किसी दुष्ट कलाकृति का निर्माण करना, निजी तौर पर उसे रखना या उसका उपयोग करना भी गंभीर अपराध था। यदि किसी शिष्य के पास कोई दुष्ट कलाकृति छिपी हुई पाई जाती तो संप्रदाय में उसका प्रवेश रद्द किया जा सकता था या फिर उसे ताओवादी न्यायालय में ले जाकर राक्षस साधक के रूप में निपटाया जा सकता था। उनके परिवारों को भी इसमें फंसाया जाएगा। इसलिए दानव पद कौशल, ताओवादी कौशल और आध्यात्मिक कलाकृतियों से संबंधित सभी चीजों को ताओवादी न्यायालय द्वारा या धर्मी ताओ के संप्रदायों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इन वस्तुओं के अलावा वहां कुछ प्रतिबंधित वस्तुएं भी थीं। कुछ शिष्य गुप्त रूप से कुछ आयु अनुचित पेंटिंग और जैद स्लिप्स रखते थे जो ताओवादी हृदय को भ्रमित कर सकते थे। इसे कोई गंभीर गलती नहीं माना गया क्योंकि उन्हें केवल बड़ों से हल्की फटकार ही मिली। हालांकि इन पेंटिंग्स और जैड स्लिप्स को निश्चित रूप से जब्त कर लिया जाएगा और वापस नहीं किया जाएगा। अंततः मोहुआ को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि स्पिरिट स्टोन्स चिंता का विषय थे। संप्रदाय में कोई व्यक्ति कितने आत्मा पत्थर ला सकता था, इसकी एक सीमा थी, केवल दैनिक साधना व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त। इसका उद्देश्य धनी कुलीन कुलों को अपने शिष्यों को संप्रदाय में बड़ी मात्रा में आत्मा पत्थर लाने से रोकना था, जिससे संभवतः पक्षपात, प्रशिक्षकों को रिश्वत, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा तथा संप्रदाय के भीतर भ्रष्ट वातावरण का निर्माण हो सकता था, जो ताओ के अनुसरण की भावना को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता। इसलिए अधिकांश संप्रदाय एक शिष्य द्वारा संप्रदाय में लाए जा सकने वाले आत्मा पत्थरों की मात्रा को सीमित कर देते हैं। मोहुआ ने स्पिरिट स्टोन्स पर इस सीमा के बारे में कभी नहीं सुना था। उन्हें चिंता थी कि डाकुओं को मारकर बचाए गए और प्राप्त किए गए हजारों आत्मा पत्थरों का भाग्य बहुत अधिक हो सकता है और संप्रदाय के द्वार से उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंताएं गलत थीं। आखिरकार केवल इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स लाने से ही उन्हें पहले से ही बहुत मितव्ययी और सरल होने के योग्य माना गया है। मोहुआ दंग रह गया। उसे यह एहसास हुआ कि एक कुलीन कुल का सबसे छोटा बाल भी उसके पूरे अस्तित्व से अधिक मोटा था। मोहुआ ने दुख जताते हुए कहा, खेती में धन की असमानता बहुत अधिक है। मोहुआ के स्टोरेज बैग में सभी सामान बहुत साधारण, साफ सुथरे थे। वास्तव में महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि स्वर ज्ञान, जुए तकनीक और 5 तत्व निर्माण प्रवाह मानचित्र, इसके विशिष्ट स्रोत पैटर्न के साथ सभी को उनके भंडारण रिंग में रखा गया था। स्टोरेज रिंग उसके मालिक की ओर से एक उपहार था और दूसरों के लिए अदृश्य था। जब बुजुर्गों ने अपना निरीक्षण पूरा कर लिया तो उन्होंने उसका स्टोरेज बैग मोहुआ को लौटा दिया। हालांकि शायद मोहुआ के भंडारण थैले की कमी, उसमें बहुत कम आत्मा पत्थर होने और उसके एक ढीले साधक होने पर दया करते हुए एक बुजुर्ग को सहानुभूति महसूस हुई और उसने सांत्वना के कुछ शब्द कहे। स्पिरिट स्टोन्स की थोड़ी कमी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब आप संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं, जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, कुछ आत्मा पत्थर कमा सकते हैं जो आपकी साधना आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। अपने पैरों पर खड़े होकर स्पिरिट स्टोन अर्जित करना। मोहुआ एक क्षण के लिए रुक गया। क्या इसका मतलब यह था कि वह अभी भी संप्रदाय के ऊन को काट सकता था? यदि वह परिश्रमपूर्वक काम करता और अधिक बाल काटता तो क्या इसका अर्थ ये था कि ताइक्सू गेट में प्रवेश करने पर उसे न केवल कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे अच्छा मुनाफा भी हो सकता था? ताइक्सू गेट वास्तव में एक महान जगह थी। मोहुआ की आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद एल्डर। बुजुर्ग ने हल्के से सिर हिलाया और मन ही मन उसकी प्रशंसा की। गरीब लेकिन दृढ़, बादलों तक पहुंचने की आकांक्षा नहीं खोने वाला, एक आशावादी और उत्थानशील ढीला किसान, एक होनहार युवक। इसके बाद प्रक्रियाएं पूरी कर ली गईं। मोहुआ को एक नया स्टोरेज बैग मिला।
ये स्टोरेज बैग उससे कहीं बेहतर था जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। ये जगह में बड़ा था और अधिक मजबूत तथा स्टाइलिश था तथा इस पर ताइक्सू गेट का विशिष्ट प्रतीक चिन्ह भी लगा हुआ था। यह एरी डिजाइन में काले और सफेद रंग की घुमावदार आकृति थी। एरी कैस के साथ मिलकर ताइक्सू को जन्म देती है। मोहुआ ने जितना अधिक इसे देखा उतना ही उसे यह पसंद आया। स्टोरेज बैग के अंदर ताइक्सू गेट शिष्य के ताओवादी वस्त्र, कुछ गोलियां, कुछ ताओ साधना कैनन और एक ताइक्सू टोकन का एक सेट था। बैकवर्ड टोकन एक शिष्य टोकन है। यह ताइक्सू गेट का सबसे बुनियादी प्रतीक भी है, जो जेड से बना है, छूने में गर्म भव्य डिजाइन वाला, हालांकि कुछ हद तक सादा। इस पर तलवार का सिर्फ एक निशान है। इसका मतलब यह है कि मोहुआ फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरणों में ताइक्सू गेट के बाहरी गेट का एक नया शिष्य है। शांगगुआनजू ने कहा, यह ताइक्सू टोकन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। ताइक्सू गेट में आप जो कुछ भी करेंगे जिसमें संप्रदाय के विशेषाधिकार शामिल होंगे, आप इस टोकन पर निर्भर रहेंगे। चाहे आप शिष्य निवास, ताओ शिक्षण मंडप, ताओवादी क्षेत्र, कीमिया कक्ष, कलाकृति शोधन कक्ष, पुस्तक मंडप आदि में प्रवेश कर रहे हो, आपको ये ताइक्सू टोकन दिखाना होगा। यदि आपके पास संप्रदाय के भीतर योग्यता अंक है और उन्हें ताओ साधना वस्तुओं के लिए विनिमय करने की आवश्यकता है, तो आपको इसकी भी आवश्यकता होगी। और पीछे भी देखो। चौंक कर मोहुआ ने ताइक्सू टोकन को पलटा और देखा कि टोकन का पिछला भाग चमकदार था, जिसमें बारीक पैटर्न थे जो तैरते हुए अक्षरों में बदल गए थे। शांगगुआनजू ने कहा, यह ताइक्सू टोकन एक मैसेजिंग जेड स्लिप के रूप में भी काम करता है। इसमें संप्रदाय की कुछ आंतरिक जानकारी होगी, जैसे संप्रदाय प्रमुख के आदेश, बुजुर्गों के आदेश जिसमें शिष्यों के बीच संदेश शामिल हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ताओ साधना के लिए अध्ययन कार्यक्रम। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। ताओ साधना अध्ययन कार्यक्रम? हाँ, शांगगुआनजू ने सिर हिलाया। यह आपको बताएगा कि किस समय और किस स्थान पर आपको किस ताओ साधना कक्षा में भाग लेना चाहिए। संप्रदाय में कई कक्षाएं होती हैं, जिनमें साधना, संरचनाएं, शिल्पकला शोधन, रसायन विद्या, रून, ताओवादी कौशल इत्यादि शामिल हैं। कक्षाओं की व्यवस्था, कक्षाओं का समय और स्थान, ये सभी काफी जटिल हैं। कभी कभी शिक्षण देने वाले वरिष्ठों या प्रशिक्षकों के निजी कार्य होते हैं और वे कक्षाओं का पुनर्निर्धारण या स्थगित कर सकते हैं। तो संप्रदाय के भीतर शिष्यों के लिए ताओ साधना कक्षाओं की व्यवस्था और समय निर्धारण काफी हद तक इस ताइक्सू गेट शिष्य टोकन पर निर्भर करता है। किस समय, कौन सी कक्षा में, ताइक्सू टोकन आपको याद दिलाएगा। यदि आप समय पर आते हैं तो यह आपको पंजीकृत करेगा, यदि आप कक्षा छोड़ते हैं तो यह इसे भी रिकॉर्ड करेगा। ये सरल लग सकते हैं, लेकिन इसके भीतर अत्यंत जटिल गठन तर्क निहित हैं। गठन तर्क। मोहुआ की आंखें चमक उठी। शांगगुआनजू दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोहुआ अचानक इतना खुश क्यों लग रहा है। एक पल सोचने के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ वरिष्ठ भाई जू, इस गठन का तर्क क्या है? इस गठन का नाम क्या है? क्या ये पंचतत्वों का गठन है या किसी और प्रकार का गठन? मोहुआ ने उत्सुकता से पूछा। शांगगुआनजू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, पता नहीं। मैंने अभी अभी प्रशिक्षक से सुना है कि संप्रदाय हमें ऐसा कोई स्वरूप नहीं सिखाएगा, वरना निश्चित रूप से कुछ शिष्य ताइक्सू टोकन के साथ छेड़छाड़ करके धोखा देने के तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। मोहुआ को कुछ निराशा महसूस हुई। वह वास्तव में जानना चाहता था कि यह संरचना क्या थी। विशुद्ध रूप से गठन का अध्ययन करने के लिए वह एक गंभीर साधक था जो धोखा नहीं देता था। लेकिन चूंकि वरिष्ठ भाई शांगगुआनजू को पता नहीं था, इसलिए मोहुआ को पता चलने की संभावना और भी कम थी। लेकिन ये किस प्रकार का गठन हो सकता है? मोहुआ घबरा गया और विचार करने लगा। ताइक्सू टोकन, यदि प्रत्येक शिष्य के पास एक है, तो इसका मतलब है कि यह संरचना आध्यात्मिक धुरी संरचना के समान मास्टर दास नियंत्रण मोड में निर्मित है। वहां एक स्थान होना चाहिए जो फॉर्मेशन आई को धारण करता है, जिसके ऊपर फॉर्मेशन पिवट का निर्माण किया जाता है। फॉर्मेशन पिवट के माध्यम से सभी शिष्यों के ताइक्सू टोकन जुड़े हुए हैं, एक संपूर्ण सेट का निर्माण कर रहे हैं। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। संदेश संरचनाओं का एक पूरा सेट, या शायद अन्य कार्य भी हैं। मोहुआ चलता रहा और सोचता रहा, रास्ते में भौहें चढ़ाता रहा, खुद से बुदबुदाता रहा। उसके व्यवहार को देखकर शांगगुआनजू हंसने और अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका जूनियर क्या सोच रहा था। कुछ देर तक विचार करने के बाद, हालांकि मोहुआ 5 तत्वों की संरचना और यहां तक कि कुछ परम संरचनाओं में कुशल था,
संरचनाओं के बारे में उसका समग्र ज्ञान सीमित था और वह इससे अधिक कुछ नहीं समझ सका। उन्होंने गणना करने या ताइक्सु टोकन को समझने का भी प्रयास किया। ताइक्सु टोकन के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि वास्तव में कोई संरचना चित्रित की गई थी, लेकिन ये टोकन के भीतर पूरी तरह से सीलबंद थी और इसका कोई सुराग भी नहीं दिया गया था। कुछ भी गणना नहीं कर सकता। मो हुआ को थोड़ा अफसोस हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह नामांकन के बाद ही इंतजार कर सकता था, संरचनाओं के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि बढ़ा सकता था, प्रासंगिक पुस्तकों से परामर्श कर सकता था और ताइक्सु टोकन के अंदर संरचना का अध्ययन करने से पहले संरचनाओं पर अपनी महारत में सुधार कर सकता था। चलते चलते वे एक हॉल और मंडप के बीच पहुंच गए। ये शिष्यों का निवास है जहां शिष्य रहते हैं और प्रतिदिन ताओ साधना का अभ्यास करते हैं। ताओवादी क्षेत्र के बाईं ओर ताओ शिक्षण मंडप है, साथ ही कलाकृति शोधन कक्ष, कीमिया कक्ष और अन्य इमारतें हैं जो ताओ साधना की विभिन्न कलाओं को सिखाती हैं। शिष्य निवास में प्रति व्यक्ति एक कमरा है जो बहुत शांत है तथा बिना किसी व्यवधान के आत्मा अध्ययन या साधना के लिए उपयुक्त है। ताइक्सु टोकन के साथ आप शिष्य के निवास में प्रवेश कर सकते हैं और अपना रहने का स्थान पा सकते हैं। शांगगुआन जू ने धैर्यपूर्वक सलाह दी। मो हुआ ने ताइक्सु टोकन को देखा और पाया कि वास्तव में उस पर ताई अंकित था, जिसके बाद 50 अंक अंकित था। ताई। मो हुआ थोड़ा हैरान था। ओह, शांगगुआन जू को जैसे अभी अभी याद आया, मैं आपको बताना भूल गया, ताइक्सु गेट हर 3 साल में शिष्यों को स्वीकार करता है, लगभग 1000 लोग प्रति समूह। 3 वर्षों के भीतर जो लोग फाउंडेशन स्थापना मध्य चरण में आगे बढ़ेंगे वे एक ग्रेड ऊपर जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे एक ग्रेड बरकरार रखेंगे। ये लगभग 1000 लोग शिष्य निवास में विभाजित हो जाएंगे, जो कि मूलतः वर्ग विभाजन है। चूंकि यह ताइक्सु द्वार है, इसलिए ताई प्रत्येक निवास के लिए उपसर्ग है। उसके बाद क्रमशः सांसारिक शाखाएं हैं जो ताइजिया, ताई, ताइबिंग से शुरू होकर ताइरेन और ताइगुई तक जारी रहती हैं, जिससे 10 निवास या 10 वर्ग बनते हैं। एक ही कक्षा के शिष्य एक ही इमारत में रहेंगे। आप ताई में हैं, इसलिए आप ताई निवास में रहते हैं। संख्या 50-50वें कमरे को इंगित करती है। मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये विभाजन साधना या प्रतिभा पर आधारित है? बैकवर्ड शांगगुआन जू ने सिर हिलाया, नहीं, ये तो बेतरतीब है। बड़े लोग लॉटरी निकालते हैं, इसलिए ये किस्मत और आपके अपने मौके की बात है। ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया, उसके दिल में समझ थी। उसने मन ही मन सोचा, अपनी योग्यता के बावजूद उसे ताई में कैसे नियुक्त किया जा सकता है। पता चला कि उसकी किस्मत अच्छी थी। शांगगुआन जू ने मुस्कुराते हुए कहा, 4 प्रमुख संप्रदाय शिष्यों को वंश, पहचान और पृष्ठभूमि के अनुसार सख्ती से व्यवस्थित करते हैं, इसलिए हर बार जब वे शिष्यों के निवास स्थान आवंटित करते हैं तो उन्हें लंबे समय तक विचार करना पड़ता है, जिसमें कई हित शामिल होते हैं। आप कहाँ रहते हैं, ये भी शिष्य के साथ व्यवहार और स्थिति निर्धारित करता है। ... इसके अलावा एक बार ये तय हो जाने के बाद शिष्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु वे उनके शैक्षणिक ग्रेड और उपलब्धियों के आधार पर रैंकिंग को कभी भी समायोजित कर देते हैं। यदि आप साधना में पिछड़ जाते हैं या खराब सीखते हैं तो आपको धीरे धीरे अंतिम स्थान पर गिरा दिया जाएगा। हमारे ताइक्सु गेट के संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग बहुत आलसी हैं, वे बस पर्ची निकालते हैं। जो मिलता है वही मिलता है और इससे बहुत सी परेशानियों से बचाव होता है। मो हुआ ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए। 4 प्रमुख संप्रदाय वास्तव में भयभीत करने वाले हैं। वे जिन शिष्यों को पढ़ाते हैं वे संभवतः केवल प्रतिस्पर्धा करना और श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा करना ही जानते हैं। लेकिन शायद यही महान कुलों या उनसे ऊपर के संप्रदायों का उद्देश्य है कि वे उन्हें गो कीड़ों की तरह पालते हैं ताकि केवल वास्तव में उत्कृष्ट प्रतिभाएं ही सामने आ सकें। लेकिन इन सब का उससे कोई लेना देना नहीं है। अपनी योग्यता के साथ संरचना के ज्ञान को छोड़कर वह अन्य पहलुओं में निम्न स्तर का भी नहीं माना जा सकता, वह केवल अपने दिन किसी तरह गुजार सकता है। शांगगुआन जू ने एक पल के लिए सोचा और फिर दूर कुछ इमारतों की ओर इशारा करते हुए उसने धीरे से मो हुआ को याद दिलाया। वहां शिष्यों के निवास हैं जहां महिला शिष्याएं रहती हैं, एक दूसरे से काफी दूरी पर। अगर आपके पास जाने का कोई कारण नहीं है तो आपको नहीं जाना चाहिए, वरना आपको थोड़ा विकृत समझा जाएगा। छोटा विकृत? मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, शांगगुआन जू ने डरते हुए कहा, मुझे याद है, पहले हमारे कुछ पुरुष शिष्य हम कुछ ढूंढने जाना चाहते थे। उन्हें वरिष्ठ और कनिष्ठ बहनों के एक समूह ने खोज लिया और उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं।
अपनी किस्मत को स्वीकार न करते हुए वे शिकायत करने के लिए बड़ों के पास गए। लेकिन जब बड़ों को पता चला तो वे गुस्से से भड़क उठे और उन्हें फिर से पीटा। ये बहुत दयनीय था। मोहुआ ने अपना मुंह खोला, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, क्या उन्हें यही नहीं मिलता? अनुचित विचारों को मन में रखना एक बात थी, पिटाई के बाद भी सबक न सीखना और फिर शिकायत दर्ज कराने के लिए बुजुर्गों के पास जाना एक जाल में फंसने जैसा था। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में वासना उलझी हुई सोच की ओर ले जाती है। साधकों को दृढ़ ताओवादी हृदय रखना चाहिए और स्त्रियों के प्रलोभन से सावधान रहना चाहिए। मैं तुम्हें बस याद दिला रही हूं। इसके बारे में इधर उधर बात मत करो, ठीक है? शांगगुआन जू ने कहा। चिंता मत करो वरिष्ठ भाई जू, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मोहुआ ने गंभीरता से वादा किया। शांगगुआन जू ने सिर हिलाया, तो अंदर आ जाए। मैं आपसे 2 टर्म सीनियर हूं और उस पर्वत शिखर के पीछे रहता हूं। अगर बाद में कोई समस्या हो तो आकर मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया, धन्यवाद वरिष्ठ भाई जू। शांगगुआन जू ने हाथ हिलाया और चला गया। मोहुआ शिष्य टोकन लिए शिष्य निवास में दाखिल हुआ और कमरा नंबर 50 पाया। उसने ताइक्सु टोकन दरवाजे के सामने रखा और फिर एक चमकती रोशनी के साथ संरचना का ताला खुल गया और दरवाजा खुल गया। मोहुआ अंदर आया और चारों ओर देखकर आश्चर्यचकित हो गया। कक्ष विशाल था, जिसमें मेजें, कुर्सियां, पर्दे, कंबल और बिस्तर थे। सब कुछ पूर्ण, सरल किंतु सुरुचिपूर्ण था। लेकिन ये ताओ की साधना करने वाले, पवित्रता और सादगी की शैली को अपनाने वाले व्यक्ति के लिए बहुत उपयुक्त था। मोहुआ संतुष्ट था। ये कमरा अब से ताइक्सु गेट पर उनका घर होगा। और इस तरह मोहुआ बस गया। 3 दिन बाद ताइक्सु गेट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला उद्घाटन समारोह नए शिष्यों का स्वागत करने के लिए संप्रदाय के नेता और सभी वरिष्ठों द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम था। यद्यपि इसे समारोह कहा गया, परंतु वास्तव में ये काफी सरल था। ये समारोह ताइक्सु गेट के मध्य स्थित विशाल ताओवादी मैदान में आयोजित किया गया। 1000 से अधिक शिष्य वहां उपस्थित थे। सबसे पहले संप्रदाय के नेता ने भाषण दिया, फिर कई सम्मानित बुजुर्गों ने बारी बारी से भाषण दिया और उनके भाषण कमोबेश एक जैसे थे। उन्होंने ताइक्सु गेट के लंबे इतिहास, इसकी गहन विरासत, प्राचीन वंश और शानदार उपलब्धियों का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिष्यों को परिश्रमपूर्वक साधना करने के लिए प्रोत्साहित किया, और जब उनकी साधना एक निश्चित स्तर पर पहुंच गई तो ताइक्सु गेट को गौरव प्रदान करना। उन्होंने अपने ताओवादी हृदय को बनाए रखने, धर्मी ताओ का पालन करने, गलतियां न करने, गलत रास्तों पर न भटकने या राक्षसी पथ में न पड़ने आदि की आवश्यकता पर भी बल दिया। ये पहली बार था जब मोहुआ ने ताइक्सु संप्रदाय के गुरु को देखा था। वह किसी भी अन्य संप्रदाय के नेता की तरह ही प्रतीत होते थे, सौम्य चेहरा, शानदार पोशाक, गहन ऊर्जा, लेकिन इसके अलावा कोई और विशेषता नहीं थी। केवल बाल काले और घने, जैसा कि शांगगुआन जू ने कहा था, वह जीवन को पोषित करने में बहुत अच्छे थे। ताइक्सु संप्रदाय के गुरु ने भी ताओवादी क्षेत्र में शिष्यों की विशाल भीड़ को चुपचाप देखा। बाहरी तौर पर तो वे कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर ही अंदर बुदबुदाए। देखने पर वे साधारण शिष्य प्रतीत होते हैं, आदर्श के अनुरूप बहुत बुरे नहीं, लेकिन विशेष रूप से उत्कृष्ट भी नहीं। आखिर संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर अचानक नीला धुआं क्यों दिखाई देने लगा? ताइक्सु संप्रदाय के गुरु हैरान थे। समारोह के बाद सभी लोग तितर बितर हो गए और अगले दिन आधिकारिक तौर पर साधना की कक्षाएं शुरू हो गईं। प्रवेश समारोह में शामिल होने का मतलब ये भी था कि मोहुआ को अब आधिकारिक रूप से दीक्षा मिल गई थी। अब वह ताइक्सु गेट का शिष्य बन गया था। इसके बाद वह स्वयं को साधना के लिए समर्पित कर सकता था और शांतिपूर्वक प्रशिक्षण सीख सकता था। स्वर्गीय रहस्य अव्यवस्थित था, कारण और प्रभाव अस्पष्ट थे। दुनिया में कई गहन और जटिल मामले थे और मोहुआ उनके बारे में बहुत कम जानता था और ज्यादा कुछ करने में असमर्थ था। वह तो बस एक मामूली फाउंडेशन स्थापना साधक था। वह केवल वही कर सकता था जो उसे करना था। दृढ़तापूर्वक अपने साधना पथ का अनुसरण करें, धीरे धीरे संरचना सीखें और कदम दर कदम अपने स्वामी को बचाने के लिए महान दांव पर चढ़ें। और उनका अगला लक्ष्य गोल्डन कोर था, अपने जीवन के ताव को समझने और उसे स्वर्णिम कोर में रूपांतरित करने के लिए। मोहुआ की निगाहें दृढ़ और चमक से चमक रही थीं। उनका लक्ष्य था 20 से अधिक पैटर्नों के साथ एक दिव्य विचार को गढ़ना, एक अविनाशी स्वर्ण शरीर के साथ दिव्य भावना के साथ दाव को सिद्ध करना और स्वर्ण कोर क्षेत्र में एक महान साधक बनना।
यद्यपि यह मामला था, वह अब भी एक साधारण ताइक्सु शिष्य है और उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह मौन रहकर परिश्रमपूर्वक साधना करे। लेकिन ये सबसे अच्छा है। उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि मनुष्य प्रसिद्धि से उसी प्रकार डरते हैं जैसे सुअम मोटा होने से डरते हैं। बाहर निकली हुई बीन सबसे पहले सड़ती है। सबसे अच्छा यही है कि चुपचाप धन कमाया जाए और विवेकपूर्ण तरीके से खेती की जाए तथा स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अगले दिन जब मो हुआ ने सारी रात ताओवादी स्तंभ पर अभ्यास किया तो वह सुबह जल्दी उठकर ऊर्जा से भरपूर होकर कक्षा में गया। ताइक्सु टोकन पर यह दिखाया गया कि उनका पहला पाठ एक साधना वर्ग था। ताओ साधना की कक्षा एक आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग द्वारा पढ़ाई गई, जो एक शानदार ताओवादी पोशाक से सुसज्जित, सम्मानित और प्रतिष्ठित थे। लेकिन चूंकि यह केवल पहला पाठ था, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल साधना कक्षा की विषय वस्तु के बारे में कुछ संक्षिप्त शब्द कहे। खेती एक किसान की नींव है। सभी ताओवादी कौशल साधना पर आधारित हैं। संरचनाएं, गोली, कलाकृति, रूल सभी मूल्यांकन के आधार के रूप में साधना को लेते हैं। केवल जब आपकी साधना सफल हो जाती है और आपका क्षेत्र उन्नत हो जाता है, तभी आप ताओ साधना की श्रेणियों से आगे बढ़ सकते हैं, कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए। इसलिए साधना अमरता की खोज और ताओ पर प्रश्न करने की सीढ़ी है। कुलीन कुलों के वंशजों के लिए क्यूई शोधन केवल आत्मज्ञान है, नींव की स्थापना ही सच्ची शुरुआत है। केवल एक ठोस नींव और प्रबल आध्यात्मिक शक्ति से ही कोई उच्च गुणवत्ता वाला स्वर्णिम मूल बना सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले स्वर्ण कोर के साथ क्या कोई महान दाव के उच्च स्तर तक चढ़ सकता है? कदम दर कदम जितनी मजबूती से नींव रखी जाएगी, भविष्य में वह उतना ही आगे बढ़ेगा। कोर फॉर्मेशन का मामला अभी आपके लिए बहुत दूर है। अभी के लिए थोड़ा बहुत जानना ही काफी है। आप अभी फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में हैं। आपकी तत्काल प्राथमिकता फाउंडेशन स्थापना के मार्ग पर दृढ़ता से चलना है। महान दाव तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन वे सभी एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। आप में से ज्यादातर लोग कुलीन परिवार के वंशज हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और अलग अलग साधना तकनीकों का अभ्यास करते हैं, लेकिन कुछ सामान्य मंत्र बिंदु हैं जिन्हें आपको पूरे मन से सीखना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति को कैसे शुद्ध करें, अपने रक्त संचार को कैसे दोषरहित बनाएं, अपने ताओवादी आधार को कैसे स्थिर करें, फाउंडेशन स्थापना के दौरान दुर्घटनाओं से कैसे बचें, अपने ऊर्जा चैनलों को नुकसान न पहुंचाएं, अपने क्यूई सागर को नुकसान न पहुंचाएं, अपनी साधना को स्थिरतापूर्वक और तेजी से कैसे आगे बढ़ाएं, साधना में बुरी आदतों को कैसे त्यागें, अहंकार और अधीरता से कैसे बचें, अपने ताओवादी हृदय को कैसे शांत करें, और यदि शैतानी प्रवृत्ति की ओर जाने के संकेत हो तो क्या करें। अल्पविराम। ये ताइक्सु गेट के अनगिनत पूर्ववर्तियों द्वारा हजारों वर्षों में संचित अमूल्य अंतर्दृष्टि और अनुभव हैं, जिन्होंने अपने प्रयासों को समर्पित किया है और परिश्रमपूर्वक अध्ययन किया है। आगामी पाठों में मैं तुम्हें ये धीरे धीरे सिखाऊंगा। चाहे आपकी पिछली पृष्ठभूमि कुछ भी हो या आपके पास जो भी विरासत हो, इन साधना पाठों को सीखने के बाद आप ताओ साधना में अपने क्षितिज को व्यापक बनाएंगे और ताओ साधना के भविष्य के मार्ग की स्पष्ट समझ प्राप्त करेंगे। अगले मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा कि फाउंडेशन स्थापना का अभ्यास कैसे किया जाए। चिशोधन साधक आध्यात्मिक शक्ति को एक परिष्कृत गैसीय अवस्था मानते हैं। आधार स्थापना क्षेत्र में आध्यात्मिक शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन होता है, जो पारे की तरह संघनित हो जाती है। आध्यात्मिक शक्ति जो पारे की तरह है, उसे और अधिक शोधन, आस्वन, संघनन की आवश्यकता होती है जब तक कि वह क्रिस्टल का रूप न ले ले और अंततः आपके व्यक्तिगत स्वर्ण कोर में परिवर्तित हो जाए। ये रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता, इसके लिए वर्षों तक लगातार साधना और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा फाउंडेशन स्थापना आध्यात्मिक शक्ति को रक्त क्यूई को शुद्ध करने, चैनलों को मजबूत करने और क्यूई सागर का विस्तार करने की भी आवश्यकता है। अतीत में इसे मज्जा शोधन कहा जाता था, लेकिन साधना तकनीकों के विकास के साथ इसके प्रभाव अब इतने स्पष्ट नहीं रहे। आजकल पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नत होती साधना तकनीकें सौम्य पोषण, क्रमिक प्रगति पर जोर देती हैं तथा साधना में गलतियों और शैतानी में भटकाव के जोखिम को भी कम करती हैं। अल्पविराम। आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपने गहन ज्ञान के साथ शांत स्वर में बोलते हुए विस्तार से समझाया। मो हुआ ने ध्यानपूर्वक सुना और बहुत लाभ उठाया। अपनी स्थापना के बाद से ही वह स्वर ज्ञान जुए का अनुसरण कर रहा था तथा स्वयं ही साधना के माध्यम से अपना रास्ता तलाश रहा था। आखिरकार जब तक वह आत्मा पत्थरों को अवशोषित करता रहा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रही, तब तक वह पर्याप्त था।
उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया था कि खेती में इतनी सारी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। कोर फॉर्मेशन और उससे भी आगे के उच्च क्षेत्रों के लिए व्यक्ति को भविष्य की ओर देखना चाहिए, हर कदम की योजना बनानी चाहिए और व्यवस्थित रूप से साधना करनी चाहिए। यद्यपि एल्डर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, फिर भी मोहुआ सुनने के बाद बहुत प्रभावित हुआ। यह एक महान संप्रदाय की विरासत है। यह ताइक्सू गेट के पूर्ववर्तियों की अनगिनत पीढ़ियों के हजारों वर्षों के अनुभव का क्रिस्टलीकरण है। हालांकि मोहुआ कुछ उलझन में था। एल्डर की शिक्षाएं इस बारे में थीं कि किस प्रकार साधक जो अपनी नींव आध्यात्मिक शक्ति और रक्त क्यूई पर बनाते हैं, वे अपनी रक्त क्यूई को परिष्कृत कर सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत कर सकते हैं, अपने ताओवादी आधार को परिपूर्ण कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जहां तक स्वयं का प्रश्न है, वो दिव्य ज्ञान के माध्यम से दाव को सिद्ध कर रहा था। एल्डर ने दिव्य भावना के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया और अपनी अल्प आध्यात्मिक शक्ति और कमजोर रक्त क्यूई के साथ अपने क्षेत्र को चमकाने या अपनी नींव को मजबूत न करने के कारण उसने मूलतः अपना रास्ता ऊपर की ओर बना लिया था। उनकी खेती करने का तरीका एल्डर द्वारा बताए गए तरीके से बहुत अलग था। मोहुआ ने मन ही मन आह भरी। ऐसा लगता है कि उन्हें इसी तरीके से सीखना शुरू करना होगा और बाद में जब उनके पास खाली समय होगा तो वे इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आखिरकार उन्होंने अभी अभी काम शुरू किया था और उनके पास काफी समय था। इसके बाद के दिनों में मोहुआ ने साधना की, संरचनाएं बनाई और कक्षाओं में भाग लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद मोहुआ को अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। वह अभी भी ताइक्सू गेट से बहुत अपरिचित था और इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। यह अच्छा नहीं था। अगले कुछ वर्षों में या दशकों तक वह ताइक्सू गेट में घुलने मिलने वाला था, इसलिए उसे ताइक्सू गेट के वातावरण से परिचित होना था। यह मॉन्स्टर हंटर के लिए बुनियादी बात थी। किसी अपरिचित स्थान पर पहुंचने पर सबसे पहले वहां के वातावरण को जानना आवश्यक है। जब उन्होंने पहली बार बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश किया था, तो उनके पिता मोशान उन्हें आउटर माउंटेन और इनर माउंटेन के आसपास ले गए थे और उन्हें स्थलाकृत राक्षस जानवरों के निशान और जड़ी बूटियों और खनिजों के स्थानों से परिचित कराया था। इस तरह वह बिग ब्लैक माउंटेन में कामयाब हो गया। यद्यपि ताइक्सू गेट बड़ा काला पर्वत नहीं था और प्रशिक्षक और बुजुर्ग राक्षस जानवर नहीं थे, फिर भी सिद्धांत वही था। कुल्हाड़ी को तेज करने से जलाओ, लकड़ी काटने में कोई बाधा नहीं आएगी। मोहुआ ने पहले ताइक्सू गेट को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ शोध करने और अपनी दिशा जानने का निर्णय लिया। तरह मैं भविष्य में काम चला सकूंगा। संप्रदाय में शामिल होने के बाद मोहुआ के पास कुछ ही शैक्षणिक कार्य थे और बहुत सारा खाली समय था, इसलिए वह अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर ताइक्सू गेट के आसपास घूमने लगा। फिर उन्होंने शांगुआनजू और कुछ अन्य वरिष्ठ भाइयों और बहनों से कुछ चीजों के बारे में पूछताछ की। क्योंकि वह बहुत ही प्यारा था और लोगों को सुनने में आनंद आता था, तथा वह ऐसी बातें पूछता था जो नए शिष्यों को नहीं पता होती, लेकिन जिनके बारे में वे उत्सुक होते थे, इसलिए वह आमतौर पर अपने अधिकांश प्रश्नों के उत्तर पाने में सक्षम होता था। 1 महीना बिताने के बाद मोहुआ को ताइक्सू गेट की सामान्य समझ हासिल हो गई थी। सबसे पहले पर्यावरण की बात हुई। ताइक्सू गेट राजसी और विचित्र ताइक्सू पर्वत पर स्थित था। एक लंबी जैद सीढ़ी आंतरिक पर्वत और बाहरी पर्वत को जोड़ती थी। पहाड़ का अगला भाग बाहरी पर्वत था और पिछला भाग भीतरी पर्वत था। ताइक्सू गेट का बाहरी पर्वत बाहरी गेट के शिष्यों, बाहरी प्रशिक्षकों और अतिथि बुजुर्गों के रहने और साधना का अभ्यास करने के लिए एक स्थान प्रदान करता था। इसके अलावा बीच में एक बड़ा ताओवादी मैदान था। ताओवादी मैदान के दाईं ओर शिष्यों के निवास स्थान थे। बाईं ओर कक्षाओं के लिए ताओ शिक्षण मंडप और ताओवादी कौशल के अभ्यास और ताओ साधना के विभिन्न पहलुओं को समर्पित अन्य इमारतें थीं, जैसे कलाकृति शोधन मंडप, शोधन गोली मंडप, शोधन रून मंडप और ताओवादी कौशल मंडप। और पुस्तक मंडप ताओ साधना सिद्धांतों से भरा हुआ था, विशेष रूप से विभिन्न संरचनाओं पर, जिसे मोहुआ ने लालच से देखा लेकिन प्रवेश प्रतिबंधों के कारण अंदर नहीं जा सका। बाहरी पर्वत के पीछे आंतरिक पर्वत था। वहां संप्रदाय के नेता, बुजुर्ग, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य और कुछ उपदेश भवन रहते थे। आगे पीछे रियर माउंटेन था। रियर माउंटेन निषिद्ध क्षेत्र था और कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर क्या छिपा है। मोहुआ, जो बाहरी संप्रदाय का शिष्य था, वो भीतरी पर्वत तक भी नहीं जा सका। पीछे वाले पर्वत की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसके बारे में उसने अनुमान लगाया कि वह राक्षसों या पूर्वजों का छिपने का स्थान है, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की। ताइक्सू गेट में एक प्रसिद्ध बड़ी संरचना भी थी। ताइक्सू अराजकता युआन पर्वत संरक्षण संरचना।
मोह हुआ को आश्चर्य हुआ कि यह संरचना 5वीं रैंक की बड़ी संरचना थी। एक 5वें रैंक राज्य की सीमा, एक 5वें रैंक बड़े गठन में निर्मित। मोह हुआ, जिन्होंने पहले व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी संरचना का निर्माण किया था, हैरान रह गए और उन्हें ये कुछ हद तक अकल्पनीय लगा। ऐसी उपलब्धि हासिल करने के लिए किस स्तर के फॉर्मेशन मास्टर की आवश्यकता होगी? वह और अधिक जानना चाहता था, लेकिन उसने सुना कि यह विशाल संरचना 10,000 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय नहीं हुई थी। कोई नहीं जानता था कि यह अभी भी काम करती है या नहीं, या ये वास्तव में 5वीं श्रेणी की है भी या नहीं, इसलिए अधिकांश शिष्य इसके बारे में लगभग भूल ही गए थे। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि ताइक्सू गेट की 5वीं रैंक की बड़ी संरचना नकली थी, गलत सूचना का उत्पाद थी, और वास्तव में ये केवल तीसरी या चौथी रैंक थी। मोह हुआ को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वह खुद इसकी पुष्टि करना चाहता था, इसलिए उसने संप्रदाय की सीमाओं को खंगालने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश वह खुदाई नहीं कर सका और उसकी दिव्य इंद्रिय गणना से कोई निशान नहीं मिला। बड़े गठन का ये स्तर, गठन आधार सामग्री से लेकर गठन पैटर्न के निर्माण तक, मोह हुआ के साधना स्तर और गठन की समझ से पूरी तरह परे था। वह न तो उसे हटा सका और न ही उसके रहस्यों का पता लगा सका। लेकिन मोह हुआ निराश नहीं हुआ। एक बार जब मेरी साधना उच्चतर हो जाएगी तो मैं निश्चित रूप से संप्रदाय में वापस आऊंगा और इसकी नींव पर नजर डालूंगा और देखूंगा कि क्या वास्तव में 5वीं रैंक का बड़ा गठन है। मोह हुआ ने सिर हिलाया और मन ही मन ये महान प्रतिज्ञा की। इसके अलावा आंतरिक और बाहरी द्वार का मुद्दा भी था। मूल रूप से तोंगशियान शहर में तोंगशियान गेट ने भी शिष्यों को आंतरिक और बाहरी गेटों के बीच विभाजित किया था, लेकिन विभाजन का वह स्तर कियानजू राज्य सीमा में ताइक्सू गेट के 5वें रैंक संप्रदाय से अलग था। और यह उससे अलग था जो मोह हुआ ने पहले समझा था। अब वह एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था। फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण के दौरान सभी नए शामिल हुए शिष्यों को बाहरी संप्रदाय के शिष्य माना जाता था। एक बार जब वे गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो वे स्नातक हो सकते हैं। स्नातक होने के बाद वे संप्रदाय को छोड़कर अपने कुलों में वापस लौट सकते थे या दीर्घकालिक मार्ग के लिए अन्य शक्तियों के साथ आजीविका की तलाश कर सकते थे। वैकल्पिक रूप से वे संप्रदाय में बने रहना चुन सकते हैं और मूल्यांकन के माध्यम से आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। बाहरी द्वार ने खुलेआम शिष्यों को स्वीकार किया और उनकी जीविका अर्जित की। इनर गेट ने संप्रदाय को पढ़ाने और प्रबंधित करने तथा उपदेश देने और शिक्षण कर्तव्यों के लिए शिष्यों को रखा। आंतरिक द्वार के शिष्यों से अधिकतर यह अपेक्षा की जाती थी कि वे प्रशिक्षक बने। ताइक्सू गेट में प्रशिक्षक एक ऐसा पद था जो एक साधक को दर्शाता था जो ज्ञान सिखाने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होता था, जिसमें स्वर्णिम कोर चरण के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से लेकर बुजुर्ग और यहां तक कि संप्रदाय के नेता तक शामिल होते थे। प्रशिक्षक भी दो प्रकार के थे। एक प्रकार के साधक बाहर से किराए पर लिए जाते थे, जो बाहरी द्वार पर रहते थे। गोल्डन कोर स्टेज या फेदर ट्रांसफॉर्मेशन दायरे के साधक होते थे, जिन्हें प्रशिक्षक या अतिथि बुजुर्ग के रूप में नियुक्त किया जाता था। ये लोग इनर गेट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्हें पढ़ाने के लिए रखा गया था। दूसरे प्रकार के लोग आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे, जो आंतरिक द्वार में शामिल हो गए थे और उन्हें आंतरिक द्वार की विरासत मिली थी। साथ ही वे बुजुर्ग भी थे जिन्हें शिष्यों से पदोन्नत किया गया था। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों को फिर से साधारण और सच्चे शिष्यों में विभाजित किया गया। साधारण आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने साधारण बुजुर्गों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा संप्रदाय की महत्वपूर्ण परंपराओं को सीखा। आंतरिक द्वार के सच्चे शिष्यों ने सच्चे संचरण बुजुर्गों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिससे उन्हें वास्तव में मूल और संप्रदाय संरक्षण परंपराओं को सीखने की अनुमति मिली। ये भी पदोन्नति के दो अलग अलग रास्ते थे। साधारण शिष्य जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते गए, उन्हें साधारण बुजुर्ग के रूप में पदोन्नत किया गया। सच्चे शिष्यों को पंथ परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करने पर सच्चे संचरण बुजुर्गों के रूप में पदोन्नत किया गया। और संप्रदाय के मुख्य पद, जिनमें उप संप्रदाय नेता और संप्रदाय नेता भी शामिल हैं, केवल सच्चे संचरण बुजुर्गों में से ही चुने जाएंगे। साधारण शिष्य, साधारण बुजुर्ग, सच्चे शिष्य, सच्चे संचरण बुजुर्ग और यहां तक कि उप संप्रदाय नेता और संप्रदाय नेता। ये पदोन्नति के दो रास्ते थे जो देखने में एक जैसे थे लेकिन स्पष्टतः अलग थे। मोह हुआ को आंतरिक और बाहरी द्वारों, बाहर से नियुक्त प्रशिक्षकों और आंतरिक संप्रदाय प्रशिक्षकों, अतिथि बुजुर्गों और आंतरिक संप्रदाय बुजुर्गों, साधारण आंतरिक संप्रदाय शिष्यों और सच्चे शिष्यों और साधारण और सच्चे संचरण बुजुर्गों के बीच के अंतर को समझने में काफी समय लगा। यहां तक कि एक संप्रदाय के भीतर भी पदानुक्रम स्पष्ट और जटिल है। मोह हुआ ने सोचा,
इन सभी बातों को समझने के बाद मोहुआ को अब पता चल गया था कि वरिष्ठ साधक जो वर्तमान में उसकी कक्षाओं के लिए प्रशिक्षक के रूप में सेवा कर रहे थे, उनका क्या दर्जा था। कुछ महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम जैसे कि साधना पाठ उनकी आलोचनात्मक प्रकृति के कारण आंतरिक द्वार के सच्चे संचरण बुजुर्गों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पढ़ाए जाते थे। मोहुआ के साधना पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले का नाम गोनगसुन था, जो ताइक्सुगेट का एक पंथ परिवर्तन क्षेत्र सच्चा संचरण बुजुर्ग था। संपर्क टॉस।